तो हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आप लोगों के जनाब? कैसे हो बेटा सब लोग? उम्मीद करता हूं सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो एक बार फटाफट से बता दो जरा, अगर मेरी शक्ल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, आपके कानों तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही है, तो फटाफट से एक बार के लिए चैट सेक्शन में लिख दो कि सर ऑल इज वेल, सब बढ़िया है, हमें आपकी आवाज भी आ रही है और आपकी शक्ल भी दिख रही है। बताओ देखें फटाफट से। हाँ, अगर वॉइस ठीक आ रही है तो वो भी बताओ, अगर मेरी शक्ल में थोड़ा बहुत कुछ ऊपर नीचे हो रहा है वो भी बताओ। हाँ जी, इको हो रहा वॉइस में? ठीक है, एक बार देख लेते हैं, एक बार चेक करो भाई, वॉइस में इको हो रहा है, बच्चों का ये कहना है। एक बार के लिए देख लेते हैं बेटा, अभी हो जाएगा ठीक, टेंशन मत लो, अभी ठीक हो जाएगा। हाँ तो बताओ भाई, लास्ट क्लास आप लोगों ने जो भी हम लोगों ने पढ़ा है, क्या आप लास्ट क्लास को रिवाइज करके आए हो सब लोग? हाँ जी, फटाफट बताओ, क्या जो हम लोगों ने लास्ट क्लास पढ़ी है क्या वो आप लोग रिवाइज करके आए हो अच्छे से? जल्दी बताओ आप सब लोग। वॉइस का इशू आ रहा है बेटा, एक मिनट, थोड़ा ना वो ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो, वॉइस का भी ठीक हो जाएगा, है ना? वो ठीक कर रहा है बंदा। ठीक है, सब कुछ पढ़ के आए हो पक्का, एकदम बढ़िया ढंग से, मस्त। चलो फिर, तो बेटा आज हमारा सेकंड सेशन है। सॉल्यूशन चैप्टर हम लोग लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, और लास्ट क्लास में सिर्फ हल्का सा पोर्शन हम लोगों ने पढ़ा था। कंसंट्रेशन टर्म्स हम लोग स्टार्ट नहीं कर पाए थे, हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है इसके बारे में डिस्कस किया था। कंसंट्रेशन टर्म्स आज हमें स्टार्ट करनी थी, तो मेरे हिसाब से हमें सेशन को स्टार्ट करना चाहिए। कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो बेटा जी आज हम लोग इस वाले सेशन में देखने वाले हैं? फटाफट देखो, तो हल्का सा हम लोग रिवीजन करेंगे, लास्ट क्लास में जो भी पढ़ा फटाफट से हम लोग बात कर लेंगे उसके बारे में। फिर उसके बाद कंसंट्रेशन टर्म्स आज का अपना मेन टॉपिक रहने वाला है। कंसंट्रेशन टर्म्स बहुत सारी तरीके की होती है, आज जो हम लोग मेनली कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में बात करेंगे वो होगी परसेंटेज और होगा मोल फ्रैक्शन, और अगर हमें टाइम मिला तो फिर उसके बाद हम लोग जो तीसरा कंसंट्रेशन टर्म है जिसका नाम है मोलारिटी, वो भी आज वाले सेशन में स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में जो जो मैंने चीजें आपको बताई है उन सारी चीजों का ध्यान रखना है, नोट्स अच्छे से बनाना है, एक प्रॉपर जगह पे आपका सेटिंग होना चाहिए, और साथ साथ रिवीजन भी आप लोगों को प्रॉपर करना है। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है, आज वाले नोट्स भी बहुत अच्छे ढंग से बनाना बेटा। करें फिर स्टार्ट, कंसंट्रेशन टर्म्स हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। ऑल राइट, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि कंसंट्रेशन का नाम सुनते आप लोगों के दिमाग में क्या आता है, जल्दी बताओ। देखिए, जैसे आप लोग नाम सुनते हो कंसंट्रेशन, आपके दिमाग में क्या आता है? व्हाट इज कंसंट्रेशन? अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि कंसंट्रेशन क्या है, तो मैं उसको कैसे डिफाइन कर सकता हूं? हाँ जी, फटाफट बोलो। देखें बेटा, जल्दी से आप लोग बताओ। देखें, अगर आपसे पूछे कि कंसंट्रेशन क्या है, उसको आप कैसे डिफाइन करोगे? कंसंट्रेशन का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? देखो, अगर मैं बात करूं ना कंसंट्रेशन की, यस, वॉइस का अभी भी इशू हो रहा है क्या बेटा? एक बार बताओ देखें, तब तो हम लोग आगे। हाँ जी, एक बार बताओ देखें, वॉइस अभी भी ठीक है कि नहीं है? अच्छा ठीक है। तो कंसंट्रेशन का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आता है कि किसी भी एक गिवन आपके पास जो वॉल्यूम है, जो सॉल्यूशन का या फिर मास है सॉल्यूशन का या फिर सॉल्वेंट का, उसमें कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो जो कंसंट्रेशन है, सबसे पहली चीज आप इसमें लिखो, कंसंट्रेशन क्या बताती है आपको, आपको क्या इंफॉर्मेशन कन्वे करती है कि इट इज the amount of solute which is present in a given mass of solvent या फिर solution। इस चीज को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है कंसंट्रेशन, है ना? तो क्या लिखोगे आप इसके बारे में? सबसे पहली लाइन आप लिखोगे, इट इज द मास ऑफ, क्या लिखना है बेटा? इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट which is present in a given mass of solvent, present in a given mass of solvent और solution, है ना? यहां पर solvent भी हो सकता है, यहां पर solution भी हो सकता है। यस, इस चीज में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ऑल राइट, एकदम ठीक है। ठीक है बेटा, अब एक चीज देखो, अगर मैं आपसे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन की बात करूं, देखो ये सॉल्यूट सॉल्वेंट वाला कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से ठीक है, लास्ट क्लास में हमने बात कर ली थी। दो केस बताए थे आपको, याद है ना?
अरे महाराज दो केस बताए थे। पहला केस क्या था कि अगर आपका फिजिकल स्टेट सॉल्यूट और सॉल्वेंट का सेम हो, उस केस में जिसका अमाउंट ज्यादा है वो सॉल्वेंट होगा, जिसका अमाउंट कम है वो सॉल्यूट होगा। यस। और सेकंड केस हम लोगों ने डिस्कस किया था, अगर फिजिकल स्टेट डिफरेंट डिफरेंट हो तो जो सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट होगा वही आपके सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट होगा, है ना। यह चीज हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात कर ली थी। बहुत बढ़िया। तो बेटा अगर मैं कंसंट्रेशन को डिफाइन करूं तो कंसंट्रेशन की डेफिनेशन यही कहती है कि इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट या फिर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ऐसे भी लिखा जा सकता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच इज प्रेजेंट इन गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज देखो, एक बहुत ही बढ़िया चीज लिखी है यहां पर, एक बहुत ही बढ़िया चीज लिखी है यहां पर कि अगर मुझे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करना हो, अगर मुझे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करना हो तो मैं सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को बेटा दो तरह से एक्सप्रेस कर सकता हूं। कितनी तरीके से? जल्दी बोलो। दो तरीके से। किस किस तरीके से? एक होता है बेटा क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन। क्या होता है? क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन। और दूसरा होता है महाराज क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन। ये दो चीज है, ध्यान रखना। आप किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को दो तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो। फर्स्ट वन इज योर क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन एंड सेकंड वन इज योर क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन। हो सकता है आप लोगों में से कई जनता ने यह चीज पहली बार सुनी हो, है ना। तो सॉल्यूशन की जो कंपोजिशन होता है, कंपोजिशन का मतलब वही तो हो गया ना यार कि कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट में, उसको एक्सप्रेस करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट वन इज योर क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन एंड सेकंड वन इज योर क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन। ठीक है। क्या आप लोगों ने ऐसा पढ़ा इससे पहले? पढ़ा होगा बहुत सारे लोगों ने, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने ना भी पढ़ा हो। अब आप पूछोगे सर मुझे अगर किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को क्वांटिटेटिव एक्सप्रेस करना हो, क्वालिटेटिव सॉरी, सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं? क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को अगर आपको क्वालिटेटिवली एक्सप्रेस करना है तो उसके दो मेथड है, एक डाइल्यूट और दूसरा है कॉन्सेंट्रेटेड। ये नाम सुनते तो आप खुश हो जाओगे। आप बोलोगे सर ये तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, ये तो आप लोगों ने पढ़ा है ना यार। ये जो डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड है, डाइल्यूट का मतलब क्या हो गया? डाइल्यूट का मतलब है महाराज कंटेन्स ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कम है, और जो सॉल्वेंट का अमाउंट है बहुत ज्यादा है। क्या ये बात सही है? एक बार बोलो ना, क्या ये बात सही है? डाइल्यूट। और अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड की बात करता हूं, इसका मतलब आपका जो सॉल्यूट का अमाउंट है वो बहुत ज्यादा है और जो सॉल्वेंट है वो बहुत कम है। कह सकता हूं मैं ऐसा, है ना, अगर आप कंपैरिजन करो तो। यह है क्वालिटेटिव। यह किसी भी सॉल्यूशन की क्वालिटी के बारे में बता देगी कि इसमें सॉल्यूट कम है या फिर सॉल्यूट ज्यादा है। लेकिन दिक्कत बताऊं क्या है? दिक्कत यह आपको एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं बताती। अच्छा, अगर कोई आपसे कहे ना कि यह सॉल्यूशन डाइल्यूट है, इसमें सॉल्यूट कम है, तो भैया कम का मतलब क्या है? कम कितना कम है? आपको कोई एग्जैक्ट नंबर के बारे में नहीं पता लगता। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस, मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? एग्जैक्ट नंबर के बारे में नहीं पता लगता इसमें, है ना। अच्छा, अगर मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता लग रहा ना, तो ये छोटी क्लासेस तक तो ठीक है कि डाइल्यूट मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कम, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बहुत ज्यादा, लेकिन मजा नहीं आएगा हमें, है ना। हमें तो एग्जैक्ट नंबर चाहिए कि सॉल्यूट जो है वो कितना अमाउंट उसका एग्जैक्ट है, कितना मास है, कितना मोल है। तो अगर मुझे एग्जैक्ट नंबर बताना है किसी भी सॉल्यूशन में कि सॉल्यूट कितना है, तो एग्जैक्ट नंबर बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका? क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन। और यही चीज हमारे ज्यादा काम की है ना। इस पूरे चैप्टर में जब मैं कंसंट्रेशन टर्म्स का नाम लेता हूं तो हम लोग इस टर्म की बात करते हैं, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन। मेरी बात समझ में आई? तो इस पूरे चैप्टर में अब हम लोग जो भी कंसंट्रेशन पढ़ने वाले हैं वो कौन सी होगी? क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब हम लोग एग्जैक्ट नंबर के बारे में बताएंगे कि आपके पास सॉल्वेंट है, उसमें इतना सॉल्यूट प्रेजेंट है। क्या दोनों में डिफरेंस समझ आया आपको? हाँ जी महाराज, बोलना पड़ेगा, यस या नो में जवाब देना पड़ेगा। क्या आपको दोनों में डिफरेंस समझ आया? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव? क्वालिटेटिव मतलब डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड, इसमें हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता लग रहा सॉल्यूट का। क्वांटिटेटिव मतलब हमें एग्जैक्ट नंबर के बारे में पता लगने वाला है। ठीक है। अच्छा सर, फिर क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन किस किस तरीके से होगा? तो देखो, हम लोग इस चैप्टर में कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ने वाले हैं ये मैं आपको फटाफट बता देता हूं। सबसे पहले बेटा हम लोग बात करेंगे परसेंटेज की। ठीक है, सबसे पहले किसकी बात करेंगे? परसेंटेज की। ठीक है, उसके बाद बेटा जो नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं वो होगा बेटा मोल फ्रैक्शन।
सेकंड किसके बारे में बात करेंगे बेटा? मोल फ्रैक्शन। ठीक है, ये वो कंसंट्रेशन टर्म्स है महाराज जो हम लोग पूरे सेशन में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद अच्छा, कंसंट्रेशन को ना ऐसा एक साइन होता है, काई बोला जाता है इसको, है ना, ये शायद आप लोगों को पता ही होगा। ये साइन है बेटा काई का, है ना, इसको बोला जाता है काई, मोल फ्रैक्शन। ये सेकंड कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे बेटा थर्ड कंसंट्रेशन टर्म है जिसका नाम है मोलैरिटी। ठीक है, इसका नाम है मोलैरिटी। फिर उसके बाद एक और कंसंट्रेशन टर्म आएगी जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, वो होगा बेटा मोलैरिटी, जिसको स्मॉल एम से दिखाया जाता है। मोलैरिटी कैपिटल एम है, मोलैरिटी स्मॉल एम है। ठीक है, एक मिनट रुकना बेटा, ये जो वॉइस वाला इशू है आपका, इसको थोड़ा ठीक करते हैं। हाँ, माइक का वॉइस हम लोग एक बार के लिए ठीक कर रहे हैं, थोड़ा सा 1 मिनट वेट करो आप लोग, है ना। बेटा अभी बताओ, देखें एक बार, अभी क्या सीन है, कुछ ठीक हुआ क्या? भाई माइक भी चेंज कर लिया यार। अभी बताओ, देखें एक बार, अभी कुछ ठीक हुआ क्या? आवाज ठीक आ रही है? हाँ, नहीं मतलब आज कुछ बड़ा ग्रैंड लग गया है ना, मुझे लग रहा है कुछ पहली वाली क्लास की कुछ नजर लग गई, कुछ ज्यादा अच्छी होगी क्या अपनी पहली क्लास? है भाई? हाँ? नहीं, ये किसने नजर लगाई है तुम में से बताओ? तो फिर थोड़ा सा वेट करो बेटा, थोड़ा सा वेट करो, है ना। माइक चेंज वगैरह करते हैं, कुछ और तो कुछ इलाज नहीं है ना यार, थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक है, तब तक मैं कंसंट्रेशन टर्म्स के नाम लिख रहा हूं, आप ये सारे नाम लिख लो तब तक, है ना। तब तक माइक वगैरह चेंज कर रहे हैं बाकी लोग, जैसे ही होता है उसके बाद हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है ना। ठीक है, हाँ, तो देखो कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ रहे हैं बेटा? परसेंटेज हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया, मोलैरिटी हो गई। मैं नाम लिख रहा हूं, आप लोग अपने नोट्स बना लो तब तक, है ना। फिर उसके बाद हम लोग जो अगली कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे बेटा, वो होगी पीपीएम। पीपीएम बोले तो पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, ये नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, पार्ट्स पर मिलियन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट। फिर उसके बाद आएगा पीपीबी, बेटा इसका नाम हो जाएगा पार्ट्स पर बिलियन। ठीक है, ये क्या है? पार्ट्स पर बिलियन। ठीक है जी, अच्छा, बहुत बढ़िया। और भी कोई कंसंट्रेशन टर्म है क्या? और बताओ, देखिए आप लोग, आपने और कौन सी कंसंट्रेशन टर्म पढ़ी है? सर हमने फॉर्मेलिटी भी पढ़ी है, पढ़ा है आप लोगों ने फॉर्मेलिटी? तो ये भी हम लोग देख लेंगे, हालांकि ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर्मेलिटी, बट फिर भी इसको देख लेंगे, है ना। खुश रहो तुम। और सबसे लास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं नॉर्मैलिटी। ठीक है ना, और बेटा नॉर्मैलिटी को कैपिटल एम से दिखाया जाता है। इतनी सारी कंसंट्रेशन टर्म्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये कंसंट्रेशन टर्म्स है बेटा जी, इसको हम लोग आज वाले सेशन में तो पूरी नहीं हो पाएगी, लेकिन इस पूरे चैप्टर में हमें पढ़नी है, ठीक। अच्छा, अब देखो, आपको जानकर बड़ी खुशी होगी, ये जो परसेंटेज है ना, ये परसेंटेज भी बहुत सारे तरीके का परसेंटेज होता है। एक होता है मास परसेंटेज, एक होता है वॉल्यूम परसेंटेज, एक होता है मास बाय वॉल्यूम परसेंट, और फिर होता है वॉल्यूम बाय मास परसेंट। ठीक है ना, कोई बात नहीं बेटा, आपने नहीं भी पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं। देखो बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, जैसे मैंने बोला ना कि ये चीज तुमने पढ़ी होगी, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं सर हमने तो कुछ नहीं पढ़ा, है ना। तो भाई देखो, सीधी सी बात है, आप लोगों ने कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा, ये मैं अज्यूम कर ही नहीं रहा कि आप लोगों ने कुछ भी पढ़ा है। ठीक है, मैं हर एक चीज को बस जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं। आप लोगों ने नहीं भी पढ़ा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, इस बात की मेरी गारंटी है। ठीक है, भले ही आपको मोलैरिटी नहीं पता क्या होती है, नहीं भी पता, जिसको पता बहुत अच्छी बात है, उसका एक रिवीजन हो जाएगा, वो कुछ अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं भी पढ़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, मैं हर एक चीज को जीरो से स्टार्ट करूंगा, है ना। तो वो तुम टेंशन मत लो कि सर ये वाली चीज हमने पढ़ी है और ये वाली चीज हमने नहीं पढ़ी है। ठीक है, हाँ, अब इसमें देखो, एक होता है, एक टर्म और भी होती है जिसको बोला जाता है स्ट्रेंथ, है ना।
एक टर्म और भी होती है जिसको बोला जाता है स्ट्रेंथ, तो उसके बारे में भी हम लोग देख लेंगे, हालांकि वो कुछ अलग नहीं है ना, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कॉन्सेंट वो कुछ अलग नहीं है, लेकिन इसको भी हम लोग देख लेंगे। ऑलराइट, ओके बेटा, अब मेरे हिसाब से वॉइस एकदम क्लियर होगा। हाँ जी, अब एक बार बताओ, देखें, अब एक बार थम्स अप करके बताओ कि सर एकदम क्लियर है। अब एक बार चेक करो, देखें, फिर उसके बाद एकदम फ्लो में आते हैं ना यार वापस। अभी तो थोड़ा बीच में फ्लो टूट रहा है, वॉइस आ रही है ढंग से नहीं आ रही। बताओ, अभी बताओ, देखें अब ठीक है क्या वॉइस, जल्दी बताओ। ठीक है, अरे बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बस और कुछ नहीं चाहिए भाई। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो जी आ जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले पहली कंसंट्रेशन टर्म जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, इसका नाम क्या है बेटा जी, परसेंटेज, ठीक है ना। अच्छा देखो, जैसे परसेंटेज का नाम आता है ना, जैसे परसेंटेज का नाम आता है ना, बच्चे को अपनी स्कूल याद आ जाती है कि सर परसेंटेज का नाम मतलब, यार हर जगह परसेंटेज के बारे में पूछा जाता है ना। कहीं पे बाहर निकलो, पड़ोसी पूछ रहा बेटा 10th क्लास में कितने बने तेरे, है ना। जैसे कहीं कोई शादी फंक्शन हो, रिलेटिव आएगा, वो पूछेगा बेटा परसेंटेज कितने बने, तो जनता को ने परसेंटेज से बड़ा दुख होने लगता है ना। तो परसेंटेज में बेटा देखो, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 में से कितना, परसेंटेज का मतलब 100 में से कितना। जैसे अगर मान लो कोई ये कहे कि भैया मेरे 90% मार्क्स आए हैं, मेरे 90% नंबर आए, इसका मतलब ये है कि अगर 100 नंबर का पेपर था ना, तो आपके कितने मार्क्स थे, 90% थे। यस, 90 मार्क्स थे। इसका मतलब यही हो गया ना यार। परसेंटेज किस चीज को बताता है, परसेंटेज बताता है बेटा कि 100 में से कितना आपका पोर्शन था। तो अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मास परसेंटेज। ध्यान रखना, मास परसेंटेज को परसेंटेज W/W से दिखाया जाता है। W मतलब वेट के लिए दिखाया जाता है, यस, तो मास परसेंटेज है W/W। इसका ये होती क्या है, ये होता है बेटा, इट इज, आप मेरे साथ साथ लिखो फटाफट से, इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। मैंने कहा ना परसेंटेज किसमें से डिफाइन होता है, 100 में से। तो 100 ग्राम आपके पास सॉल्यूशन है, उसमें से सॉल्यूट का परसेंटेज कितना है, दैट इज योर परसेंटेज, मास परसेंटेज या फिर परसेंटेज W/W, ठीक है ना। अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखना चाहूं, देखना, परसेंटेज W/W ऑफ सॉल्यूट, अगर मैं ये लिखना चाहूं तो बताओ फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं मास ऑफ सॉल्यूट, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं भाइयों, एक बार बताओ, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। अरे मेरे भाई परसेंटेज कैसे निकालते हो आप लोग, जल्दी से बताओ। अरे दादा परसेंटेज कैसे निकालते हो कि भैया 100 में से कितना नंबर आया, परसेंटेज का मतलब यही हो गया ना। मान लो किसी के 200 में से 150 नंबर आए हैं, तो परसेंटेज कैसे निकालोगे, 200 हो गया टोटल, उसमें से कितने आए, 150 इंटू 100%। भाई मैथ्स के बालक हो यार तुम लोग, और मैंने सुना तुम्हारी मैथ्स एकदम धांसू है, हैं? तुम्हारी मैथ्स के चर्चे बहुत दूर दूर तक हैं, ऐसा मैंने सुना है। क्या मैंने सही सुना है भाई? अच्छा एक बात और बता दो फिर, ये जो मास ऑफ सॉल्यूशन है, इसका मतलब इसमें क्या क्या चीजें होंगी दादा, इसमें प्रेजेंट होगा एक तो मास ऑफ सॉल्यूट, और दूसरा कौन सा प्रेजेंट होगा महाराज, मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना। अरे भाई ये तो चीज तुम्हें पता ही है यार, इसके बारे में क्या ही बताना है तुम्हें। सॉल्यूशन का मास मतलब सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास, क्लियर। अच्छा एक चीज और बताओ, एक चीज मुझे और बताओ, अगर मान लो क्वेश्चन में आपसे पूछ ले कि मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, देखना भाई ये भी पूछ सकता है मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट कितना, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट लिखा था ना, तो यहां क्या लिख देना, मास ऑफ सॉल्वेंट लिख देना, खत्म, बस, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। भाई ये तो देखना पड़ेगा कि किसका मास परसेंट आपसे पूछा है, ठीक है ना। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा है परसेंटेज W/W ऑफ सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, और अगर हमसे पूछा है परसेंटेज W/W ऑफ सॉल्वेंट, इसका मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। यहां तक बताइए, क्या किसी को कोई भी दिक्कत है, कोई परेशानी है, नहीं है ना, क्लियर। तो यहां पर जैसे मान लो आपके पास सॉल्वेंट का मास अलग, कई बार क्या होगा क्वेश्चन में डायरेक्ट सॉल्यूशन का मास दे देगा, डायरेक्ट सॉल्यूशन का मास लिख देना, और कई बार ऐसा भी होगा कि वो सॉल्यूशन का मास ना देखे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मास अलग देगा, तो उसको ऐड करके लिखना है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से, सब बढ़िया चल रहा है, यस, बहुत ही बढ़िया बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा अब आओ देखें, इस पे कुछ कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। अच्छा एक चीज और बताओ, एक बात और बताओ, क्या मास टेम्परेचर पे डिपेंड करता है क्या, जल्दी बताओ। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि क्या मास टेम्परेचर पे डिपेंड करता है क्या, जल्दी बताओ। हाँ जी,
क्या मास टेम्परेचर पे डिपेंड करता है क्या? सब लोगों का देख रहा हूं मैं स्क्रीन पे आप लोगों का सारे कमेंट्स चेक कर पा रहा हूं। क्या मास टेम्परेचर पे डिपेंड करता है? हाँ ना में जवाब दो। अरे भैया ऐसे थोड़ी ना होता है कि सुबह उठे, सुबह ठंड थी तो आपका मास कुछ और था, जैसे जैसे दोपहर होती गई टेम्परेचर बढ़ता गया तो आपका मास कुछ और होता गया, फिर उसके बाद जैसे जैसे शाम हुई आपका मास कुछ और हो गया। ऐसे थोड़ी ना होता है यार। इसका मतलब मास जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। अगर मास टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, इसका मतलब जो आपका मास परसेंट है बेटा जी, इंपॉर्टेंट चीज है इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है ना, ये बेटा इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है ना, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। मास परसेंट भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। क्यों नहीं करता? इंडिपेंडेंट, इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है ना। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना आप लोगों को? भाई मास परसेंटेज में आ क्या रहा है? मास ही आ रहा है सर, ऊपर भी मास नीचे भी मास, और जो मास होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब जो मास परसेंटेज होगा वो भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर? अच्छा, एक चीज और देखो, छोटी सी एक चीज और देखो इसमें। जैसे मान लो अगर क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ हो, सुनना, जैसे मान लो एक क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है 10% W/W H2SO4 सॉल्यूशन, है ना। एक क्वेश्चन आया, आपको क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है 10% W/W H2SO4 सॉल्यूशन। बेटा इसका मतलब क्या है? इससे क्या समझोगे आप? है ना, पता इससे क्या समझना है आपको? इसका मतलब ये है कि 10 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है क्या मेरी बात? प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, इसका मतलब ये है ना। 10% W/W, इसका मतलब अगर टोटल मास सॉल्यूशन का 100 ग्राम है तो उसमें से 10 ग्राम क्या प्रेजेंट है? H2SO4 प्रेजेंट है। जब भी किसी भी क्वेश्चन में इस तरह का लिखा हुआ हो, इससे आपको ये वाली इंफॉर्मेशन कन्वे होनी चाहिए। क्या ये चीज क्लियर है? यस, आसान है ना, बहुत इजी है, कोई दिक्कत थोड़ी ना। अच्छा बेटा, ऑल राइट, वेरी गुड बेटा। तो इस पे आगे और भी चीज काम आएगी। जैसे मान लो ऐसे लिखा है, एक और एग्जांपल दे दूं जिसको नहीं समझ में आई बात। जैसे मान लो ऐसे लिखा हुआ है 20% W/W Na2CO3 सॉल्यूशन, सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन, ऐसे लिखा हुआ है 20% W/W Na2CO3 सॉल्यूशन। ध्यान रखना, आगे काम में आएगी ये चीज। तो इससे क्या समझते हो आप लोग? सर हम लोग इससे ये समझते हैं कि 20 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है क्या मेरी बात? क्या आपको इससे यही बात समझ में आती है? हाँ जी, लिखो जरा, इसको नोट करो बेटा फटाफट। क्लियर? इसको नोट कर लो, देखिए फटाफट बेटा। अरे बेटा ml नहीं, कोई लिख रहा है ml कैसे आएगा? ऊपर भी मास नीचे भी मास, तो 20 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। ठीक है ना? हाँ जी, क्लियर? बहुत ही बढ़िया। चलो आ जाओ फिर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पे। देखो जी, बहुत ही आसान, निहायती आसान क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया है। निहायती इजी क्वेश्चन, बहुत ही आसान। देखो जी क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़ो देखें गौर से बेटा, क्वेश्चन को गौर से पढ़ना। क्या कहता है? इफ आइस वाटर इज अज्यूम टू कंटेन, मैं एक बार के लिए साइड में हो गया हूं बेटा, है ना। कहता है इफ आइस वाटर इज अज्यूम टू कंटेन 40 ग्राम ऑफ सॉल्ट वाटर पर 200 ग्राम ऑफ सॉल्ट वाटर, देन परसेंटेज बाय मास ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट इज। आपको सॉल्ट का मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है। ठीक है, अच्छा अब ये जो क्वेश्चन है इसका पोल आएगा। सर हम तो पोल करेंगे आज, है ना बेटा जी। पोल आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, सुन लो। जिन जिन लोगों को ये पोल करना है खुद से, जिन लोगों को ये क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करना है, पोल सिर्फ और सिर्फ उसी को दिखाई देगा जिसका चैट सेक्शन बंद होगा। मैं पहले ही बता देता हूं, ठीक है। तो पोल आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूं मैं, और ज्यादा टाइम में नहीं दे रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा टाइम का है भी नहीं। मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन को, पोल को स्टार्ट कर दिया बेटा। पोल आपकी स्क्रीन पर है, सारे लोग देखना। हाँ, पोल आपकी स्क्रीन पर होगा बेटा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 30 सेकंड का मैंने पोल दिया है, पोल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। हाँ ठीक है, ऑल राइट महाराज, टाइम होने वाला है दादा, टाइम होने वाला है। ओके ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन का बेटा देख लेते हैं रिजल्ट। रिजल्ट देख लेते हैं क्या रहता है।
लो जी, बहुत ही बढ़िया बेटा। 82% जनता ऐसी है जिसने इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब दिया है, ऑप्शन नंबर सी। देखो ये ऑप्शन नंबर सी कैसे हुआ, सोचना एक बार, सुनो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मास ऑफ सॉल्ट कितना है, 40 ग्राम। देखना क्वेश्चन में सॉल्ट का मास कितना दिया है बेटा, मास ऑफ सॉल्ट कितना दे रखा है, 40 ग्राम। और क्वेश्चन में कहा गया सी वाटर, इसका मतलब ये सॉल्यूशन है, इसमें सॉल्ट भी प्रेजेंट है, पानी भी प्रेजेंट है, इसका मतलब ये 200 ग्राम क्या दे रखा है तुम्हें, सर हमें दे रखा है 200 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन। हाँ ना बोलो भैया, आपको बोलना पड़ेगा भाई, क्या समझ में आएगी आपको बात। ये दे रखा है बेटा 100 ग्राम, और हमसे क्या पूछा है, मास परसेंट, है ना, हमसे क्या पूछा है बेटा, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट। तो क्या फॉर्मूला लगाओगे आप, फटाफट बताओ सर। फॉर्मूला लगेगा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। सोनी 200 ग्राम दे रखा है भाई, हाँ मास ऑफ सॉल्यूशन। दादा अगर ऐसे कुछ लिखने में ऊपर नीचे हो जाए तो बता दियो। हाँ अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, अगर ऊपर मास ग्राम में है तो नीचे भी मास ग्राम में ही होगा। ये तो चीज तुम्हें पता ही है ना यार, इतने बड़े हो गए अब तो। ऐसा ना हो कि ऊपर मास ग्राम में लिख दो, नीचे केजी में लिख दो, या फिर ऊपर केजी में लिख दिया, नीचे ग्राम में लिख दिया। दोनों में यूनिट सेम होनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो यहां पर हमारे पास कितना बेटा, 40 ग्राम मास प्रेजेंट था, ठीक है, अपॉन 200 इंटू 100%। ठीक है, तो ये फॉर्मूला, ये 0 से 0 उड़ गया, कितना मिला, 20% मिल गया। ठीक है, और कौन से ऑप्शन में बेटा, ये ऑप्शन नंबर सी में। क्लियर, ऑल राइट, ठीक है बेटा, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। इसके बाद आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर है। देखो क्वेश्चन गौर से पढ़ो, मैं एक बार के लिए पूरा हट जाता हूं क्वेश्चन सामने से। क्या कह रहा है क्वेश्चन, अच्छे से पढ़ो। क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि a solute A was put into a solvent to make a solution of mass 240 gram. What should be the mass of A so that its mass percent in solution is 40? अब की बार क्वेश्चन में आपको मास परसेंट दे रखा है, मास परसेंट दे रखा है, और आपसे क्या पूछा है, मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना, क्या पूछा, मास ऑफ ए, सॉरी मास ऑफ सॉल्यूट पूछा आपसे। क्वेश्चन समझ में आया, हाँ जी, हाँ हाँ। अब की बार लीडर बोर्ड दिखाएंगे बेटा, इस क्वेश्चन के बाद लीडर बोर्ड दिखाएंगे, इस क्वेश्चन के बाद लीडर बोर्ड दिखाएंगे, हाँ इस क्वेश्चन के बाद लीडर बोर्ड दिखाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया सब लोगों ने अच्छे से, पढ़ लिया सब लोगों ने अच्छे से, पोल आने दें स्क्रीन पर। अब देखो ये पोल करने का एक फायदा मैं तुम्हें और बताता हूं। जैसे मैंने आपसे कहा था, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो यार एग्जाम में क्या होता है ना, हमें एक्यूरेसी भी चाहिए होती है, और एक्यूरेसी के साथ साथ हमें स्पीड भी चाहिए होती है। अब होता क्या है ना, दोनों चीजें एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो हम स्पीड और एक्यूरेसी कैसे बढ़ाएं, उसका सबसे अच्छा तरीका होता है, जब हम लोग पढ़ाई कर रहे हो उस समय अपने आप को टास्क देखे रखें। जैसे लेट से आप डीपीपी सॉल्व कर रहे हो, डीपीपी में आज 15 क्वेश्चन है, तो 15 क्वेश्चन को खुद को टाइम दो कि यार मुझे 15 क्वेश्चन 30 मिनट में खत्म करने हैं, और एकदम फुल कंसंट्रेशन के साथ लग जाओ। क्लॉक आप स्टार्ट कर दो कि 30 मिनट का टाइम है, मुझे 15 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, खटाखट जो हो रहा है टिक करते जाओ, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, और जैसे ही 30 मिनट होता है रुक जाओ। अब चेक करो कि आपने कितने क्वेश्चन किए हैं, उसमें से कितने सही है और कितने गलत है। अगर इस चीज को बेटा अगर आप 1 महीने भी फॉलो कर लोगे ना, तो आप देखना आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों में आपको ड्रास्टिक चेंज दिखेगा। और ये जो पोल है ये भी आपको इसी तरीके के लिए दिया गया है। मैं आपको स्क्रीन पे पोल दे देता हूं बेटा, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये रहा, लेकिन पोल के लिए आपको अपनी चैट बंद करनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ जी, पोल के लिए बेटा चैट बंद करनी पड़ेगी जनाब। पोल आपकी स्क्रीन पर है बेटा, पोल आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है, यस, पोल आप लोगों की स्क्रीन पर। कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर हम लोग तो ना बाद में देखते हैं, तो हमें तो पोल नहीं आता। तो भैया पोल लाइव क्लास में आता, बाद में नहीं आता, इस बात को भी ध्यान रखना। मैं देख रहा था कुछ लोगों ने मैसेज किया था, सर हमें तो पोल मिला ही नहीं। अबे पोल लाइव में मिलेगा, लास्ट में रिकॉर्डेड देखो कैसे मिलेगा पोल, है ना। लो जी, तो करेक्ट ऑप्शन चूज करते हैं फिर जनाब। पोल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, रिजल्ट पोल का ये रहा। देखते हैं कितने लोगों ने इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया। बहुत ही बढ़िया, 83%। इसका मतलब मैक्सिमम जनता को समझ में आ रहा है जो मैं क्या बोलने जा रहा हूं। और अब आपकी स्क्रीन पे आएगा लीडर बोर्ड, देखना जी। वाह बेटा, सबसे तेज जवाब जो दिया वो है शांतनु, फिर उसके बाद है एकांश, फिर उसके बाद ऋषि नंदन, फिर आता है मन्नत, और सबसे लास्ट में आयुष। ये बेटा टॉप 5 स्टूडेंट है, साथ साथ इनका टाइम भी इधर लिखा हुआ है, किसने कितने सेकंड्स में जवाब दिया। देख रहे हो 1.92 सेकंड, बहुत जल्दी है यार। यस, ऑलराइट, चलो जी, लीडर बोर्ड हो गया। अगला तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार, इसको मैं डिस्कस कर लेता हूं। क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है बेटा, मास परसेंट दे रखा है। यस, आपको क्वेश्चन में मास परसेंट दे रखा है, किसका, मास परसेंट ऑफ ए दे रखा है 40%, है ना।
मास परसेंट ऑफ ए कितना दे रखा है बेटा 40। अब मुझे एक बात बताओ, मास परसेंट होता क्या है, परसेंटेज W बाई W क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट। यहां पर सॉल्यूट कौन है, मास ऑफ ए को बोला गया ना कि आपने क्या किया है, एक सॉल्यूट ए है उसको आपने सॉल्वेंट में मिक्स कर दिया और क्या बन गया सॉल्यूशन। उसका मास कितना दिया हुआ है 240 ग्राम। ये 240 ग्राम किसका है, सॉल्यूशन का मास है ना। तो हमारा मास परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना दिया बेटा, मास परसेंट 40 दिया है, हमें निकालना है मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 240 इंटू 100%। ठीक है, इंटू 100%। ऑल राइट, तो चेक करना, 0 से 0 उड़ गया, इस 0 से ये 0 उड़ गया, तो यहां से मास ऑफ ए कितना मिल गया जी 4 इंटू 24। और सारी जनता जानती है अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना मिलेगा 96 ग्राम मिलेगा। क्लियर, ऑल राइट बेटा। देखो अगर जिन लोगों का पोल आ रहा है ना यार, वो लोग पोल से करो। अगर आप लोगों को पोल नहीं मिल पा रहा ना, तो उसमें मैं तो मतलब ज्यादा कुछ कर नहीं सकता है ना। वो हो सकता है किसी रीजन की वजह से अभी थोड़ा इसको और इनहांस हो रहा है, जल्दी जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा है ना। तो आप लोगों को भी, जिनको भी पोल नहीं मिल रहा ना, उनको भी पोल मिलने लगेगा। अब देखो ये क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का, ये क्वेश्चन है बेटा आपके एनसीईआरटी का। क्या ये क्वेश्चन होमवर्क में दे दिया जाए, जल्दी बताओ। देखें, कहता है कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व्ड इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। हमें मास परसेंट किसका निकालना है, बेंजीन का। क्या इस क्वेश्चन को होमवर्क दे दिया जाए, हाँ जी, क्या इस क्वेश्चन को होमवर्क दे दिया जाए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैंने आपसे कहा था जब आप लोग मेरे साथ पढ़ाई कर रहे हो तो मैं कुछ क्वेश्चंस क्लास में करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क भी दूंगा, और जो क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया है उस क्वेश्चन को अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आज का आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, आपको डीपीपी में भी होमवर्क मिलेगा और साथ साथ ये वाला क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है बेटा। इस क्वेश्चन को जैसे ही क्लास खत्म होती है, जब आप रिवाइज कर रहे हो, तो इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। अब इसके बाद हम लोग अगली कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे चल रहे हैं। कॉन्सेंट्रेशन टर्म तो वही है, परसेंटेज ही हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन अब कौन सा परसेंटेज पढ़ रहे हैं बेटा, वॉल्यूम परसेंट। बहुत आसान। देखो पिछली बार था मास परसेंट, तो था मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%, और अब की बार है वॉल्यूम परसेंट। तो एक बात बताओ, अगर मुझे वॉल्यूम परसेंट निकालना हो तो कोई दिक्कत आएगी क्या, परसेंटेज V बाई V ऑफ सॉल्यूट। अगर मुझे वॉल्यूम परसेंट निकालना है सॉल्यूट का, तो बताइए जरा फॉर्मूला क्या लिखूं। सर ऊपर लिख दूंगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अरे कोई दिक्कत है क्या, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। और एक बात फिर से सुन लो मेरी, ऊपर और नीचे वॉल्यूम की यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर ऊपर ml नीचे भी ml, अगर ऊपर लीटर नीचे भी लीटर। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और वैसे ही देखो, अगर मान लो परसेंटेज V बाई V अगर मुझे निकालना हो सॉल्वेंट का, अगर मुझे वॉल्यूम परसेंट सॉल्वेंट का निकालना है, तो ऊपर क्या लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, और नीचे क्या आएगा बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान चीज पढ़ रहे हैं बेटा, बहुत ही आसान है ये वाली चीजें तो, है ना। इसमें मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, ये हो गया वॉल्यूम परसेंट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, क्या वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है क्या, हाँ जी, क्या वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, जल्दी बताओ, क्या वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। सर वॉल्यूम तो टेम्परेचर पे डिपेंड बिल्कुल करता है। क्यों करता है, क्योंकि जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, जैसे मान लो आपका लिक्विड है, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाने की टेंडेंसी रखते हैं, है ना, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है ना, वो रैंडम मूव करने लगते हैं, उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने लगता है, इस वजह से वो एक दूसरे से दूर जाने की टेंडेंसी रखेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, और दूर जाएंगे इसका मतलब पार्टिकल्स के बीच डिस्टेंस बढ़ेगी, तो जो वॉल्यूम होगा वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसी वजह से ध्यान रखना है बेटा, जो आपका वॉल्यूम परसेंट होता है, लिख लो इसको और हमेशा याद रख लो, और कसम खा लो, भूलोगे नहीं, है ना। और कसम तुम्हें पता ही है, मेरी तो खानी नहीं है, और वो तुम लोगों को पता ही है किसकी खानी है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है ना बेटा, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ऑल राइट, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन कर लिया जाए, है ना, इस पे क्वेश्चन कर ले फिर एक, लो आ जाओ, एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही निहायती आसान, निहायती आसान। देखो जी क्या कह रहा है क्वेश्चन, गौर से पढ़ो, है ना, एक बार के लिए फटाफट पढ़ना बेटा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, लिखता है डिटरमाइन द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूशन मेड
by containing 25 ml of ethanol with enough water to produce 200 ml of solution। ठीक है, अब मैं इसको पोल दे रहा हूं भाई, डायरेक्ट पोल आ रहा है। हाँ, मेरी कसम मत खाओगे तुम, मैं अपने जीवन से बहुत खुश हूं, है ना, और मेरे जीवन में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी कसम खाओ, ठीक है। हाँ ठीक है, तो इसका मैं पोल दे रहा हूं बेटा। इस क्वेश्चन का पोल आ रहा आपकी स्क्रीन पर, ये रहा पोल आपकी स्क्रीन पर है। हाँ जी, पोल आपकी स्क्रीन पर ये रहा बेटा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वैसे बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। खत्म होने वाला है पोल। हाँ, अबे इधर मत लिखा करो इतना, अगर तुम इधर जल्दी कमेंट में रिप्लाई कर दोगे ना तो सारे लोग तो यही देख लेंगे, फिर वही ऑप्शन चूज करेंगे, वो भी है ना। ऐसा लग रहा है 30 सेकंड भी खूब सारे होते हैं, अब समझ में आ रहा है मुझे 30 सेकंड कितने ज्यादा होते हैं। लो जी, पोल का रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर। कितने लोग हैं, कितने लोग हैं? 87%। यार ये फिर भी 13% लोग कौन बच रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। देखो 5%, ये पूरा 100% होना चाहिए ना यार। इस क्वेश्चन में भी 100 नहीं हो गया, कैसी बात कर रहे हो यार तुम लोग हैं। लीडर बोर्ड देख लेते हैं एक बार फटाफट। लीडर बोर्ड सबसे ऊपर कौन? सत्यकम, फिर उसके बाद कुणाल, फिर उसके बाद एकांश, फिर उसके बाद कौस्तुभ उपाध्याय, लियोनल मैसी। वाह, मैसी भी केमिस्ट्री पढ़ने आ गया है भाई। लो आ जाओ, देखो हमारे पास क्या दिया हुआ बेटा क्वेश्चन में, हमें दिया है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। इथेनॉल का वॉल्यूम दिया ना। इथेनॉल बेटा यहां पर क्या होगा, सॉल्यूट होगा। कितना दे रखा है, कितना दे रखा है? 25 ml, बहुत बढ़िया। और हमें और क्या दिया क्वेश्चन में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वो कितना दिया बेटा, 200 ml। और मुझे क्या करना है, मुझे सॉल्व करना है परसेंटेज V by V, है ना। इथेनॉल का परसेंटेज V by V निकालना है, तो उसका फॉर्मूला लगेगा वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल, यस, डिवाइडेड बाय, नीचे क्या लिखूंगा मैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100%, है ना। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100%। ऑल राइट, तो बेटा ये वॉल्यूम दिया मुझे 25 ml डिवाइडेड बाय 200 ml इंटू 100%, ठीक है ना। तो देखो 2 0 से 2 0 उड़ गया, और 25 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 12.5% आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट है। क्लियर, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है किसी को, सब बढ़िया चल रहा है, जीवन में कोई कष्ट नहीं होना चाहिए आप लोगों के, है ना। चलो जी, फिर अब इसके बाद बेटा ये तो दो बहुत आसान सी चीज पढ़ी हम लोगों ने। अब परसेंटेज में आगे बात करते हैं, बात होगी मास बाय वॉल्यूम परसेंट की। सबसे पहली चीज, मास बाय वॉल्यूम परसेंट को परसेंटेज W by V से दिखाया जाता है। परसेंटेज W by V, इसका मतलब क्या, देखो इसका मतलब ये है, इट इज, इसका मतलब समझना जरा, इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट, इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान देना ओ दादा, ध्यान देना, क्या लिखा है, इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज W by V, है ना। ऊपर आएगा मास, नीचे आएगा वॉल्यूम, ऊपर आएगा मास, नीचे आएगा वॉल्यूम। तो जो ऊपर चीज आती है ना वो हमेशा सॉल्यूट की होती है, और जो नीचे चीज आती है ना वो हमेशा सॉल्यूशन की होती है। इस बात को याद रखो, है ना। तो बेटा मास किसका आएगा, मास तो आएगा सॉल्यूट का, और वॉल्यूम किसका आएगा, सॉल्यूशन का। क्या है मेरी बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्लियर। हाँ जी, मेरी बात समझ में आ रही है। तो अगर मान लो, अगर मुझे सॉल्व करना हो परसेंटेज W by V, अगर मुझे इसका फॉर्मूला लिखना हो तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, मास ऑफ सॉल्यूट। बेटा ये जो मास ऑफ सॉल्यूट है इसको आप ग्राम में लोगे, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है बेटा इसको किस में लोगे, ml में लोगे, ठीक है, इनटू इन ml इंटू 100%। ठीक है क्या मेरी बात, एक बार फटाफट बताओ, क्या इसमें कोई परेशानी है किसी को, क्या इस फॉर्मूले में कोई दिक्कत है आपको? हाँ जी, परसेंटेज W by V का मतलब है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। भाई परसेंटेज निकालते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई तो करते ही है ना यार। हाँ जी, हाँ बेटा सॉल्वेंट का मास नहीं लिख सकते, अपनी मर्जी से नहीं लिखना, कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं लिखना कि मैं तो नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं लिखूंगा, सॉल्वेंट लिखूंगा। बेटा लिखने को तो लिख दे सॉल्वेंट, लेकिन एग्जाम में मिलेगा अंडा, 0 मिलेगा। जो फॉर्मूला बना है वो तो वही है ना यार, है ना। वॉल्यूम ऑफ नीचे सॉल्यूशन ही आएगा, और वो किसमें होना चाहिए, 100 ml होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, फॉर्मूला आपके सामने लिखा है परसेंटेज W by V, मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100%। लेट्स से आपको क्वेश्चन में कुछ इस तरह का दिया। अच्छा एक बात बताओ, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा कि नहीं होगा, मास बाय वॉल्यूम परसेंट टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि नहीं है? एक बात को गांठ बांध लो आज की बात, दादा
एक बात को गांठ बांध दो, अगर किसी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म के फॉर्मूले में वॉल्यूम आ जाए, अगर किसी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म के फॉर्मूले में वॉल्यूम आ जाए तो वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म हमेशा टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी। और यहां पर बेटा जी देखो क्या आ रहा है, सर वॉल्यूम आ रहा है, और वॉल्यूम आ रहा है, इसका मतलब ये वाली कॉन्सेंट्रेशन टर्म भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ठीक है, मेरी बात समझ में आई आपको? अगर किसी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म के फॉर्मूले में वॉल्यूम आता है तो वो वाली कॉन्सेंट्रेशन टर्म हमेशा टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी, इस बात को आप याद रखें। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा एक चीज और बताओ, एक चीज बताओ, क्वेश्चन करने से पहले मैं आपसे एक चीज पूछता हूं। मान लो क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है 10% W/V H2SO4 सॉल्यूशन, इसका क्या मतलब है? अगर क्वेश्चन में यह लिखा है कि 10% W/V H2SO4 सॉल्यूशन, तो एक बात बताइए सारे लोग, इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 10% W/V H2SO4 सॉल्यूशन? यस, हाँ जी, पैसा इसका यूनिट क्या हो जाएगा? अच्छा, इसका कोई बच्चा पूछ रहा है इसका यूनिट क्या होगा? बेटा इसका यूनिट क्या लिख सकते हो? ग्राम पर ml लिख सकते हो, ऊपर मास नीचे वॉल्यूम, ग्राम पर ml। हाँ बताओ, हाँ इसका मतलब क्या है बेटा? यस, बहुत ही बढ़िया बेटा। देखो इसका मीनिंग क्या है, परसेंटेज W/V, 10% W/V का मतलब है 10 ग्राम, ऊपर क्या आएगा? मास, नीचे क्या आएगा? वॉल्यूम। 10 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसका मीनिंग आपको यह समझना है। जब आप ये चीज समझ लोगे तो आपको एकदम बढ़िया ढंग से मजा आ जाएगा, है ना? जब भी किसी क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो, जैसे मान लो ऐसा लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ है 20% W/V Na2CO3 सॉल्यूशन, है ना बेटा? ये सारी चीजें, इतने सारे एग्जांपल मैं किस लिए लिखवा रहा हूं? ये सारे एग्जांपल्स इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि ये हर चीज आपको एग्जाम में काम में आने वाली है ना? हो सकता है डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन ना बने, डायरेक्ट ना बने, लेकिन किसी क्वेश्चन में इसकी एप्लीकेशन यूज हो सकती है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ना? तो यहां से देखो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 20% W/V का मतलब 20 ग्राम ऑफ Na2CO3 इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज जो होता है बेटा, जैसा मैंने आपसे फिर कहूं, अगर कोई कहे कि मेरे 90% मार्क्स है, इसका मतलब टोटल पेपर था 100 मार्क्स का, उसमें से मेरे नंबर कितने आए हैं? 90 नंबर आए हैं ना? तो ये कह रहा है 20%, 10%, इसका मतलब नीचे वॉल्यूम है, वॉल्यूम किसका? सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 ml था, उसमें से मेरे कितने सॉल्यूट के कितना मास है? 10 ग्राम। अगर लिखा है 20% W/V, इसका मतलब सॉल्यूशन का अगर वॉल्यूम 100 ml हो तो उसमें जो सॉल्यूट प्रेजेंट होगा आपका Na2CO3, वो कितना प्रेजेंट होगा? 20 ग्राम। बताइए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी आप लोगों को? यहां तक नहीं होनी चाहिए। बहुत ही आसान चीज है बेटा, बहुत ही इजी चल रहा है ना? आ जाओ अब इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हाँ जी, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन। अच्छा एक बात और बताओ, हाँ वो तो मैंने लिख ही दिया ना, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, वो तो हमने लिख लिया, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बेटा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये लिखता है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज शुड बी डिसॉल्व टू मेक 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ 10% W/V ग्लूकोज। ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है ना? क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज शुड बी डिसॉल्व टू मेक 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ 10% W/V ग्लूकोज, है ना? इस क्वेश्चन का भी पोल आएगा, मैं पोल आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूं। अब की बार जो मैंने टाइम है वो 45 सेकंड रख दिया है। ठीक है, 45 सेकंड का पोल आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा इसमें सोचना पड़ेगा, है ना? थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। चेक करो, देखें एक बार। हाँ, पोल आपकी स्क्रीन पर आ गया है, पोल आपकी स्क्रीन पर है बेटा। और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है बेटा कि मैं देख रहा हूं कमेंट सेक्शन में जब से ना, कोई फालतू की बात नहीं चल रही। आप सारे लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए डेडिकेटेड हो, और इससे बड़ी खुशी की बात हम लोगों के लिए और कुछ नहीं होती, है ना? नहीं तो साला चैट में यही वो चलता रहता है, तुम क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहा है ना, ये सारी चीज नहीं हो रही। इसका मतलब तुम बिल्कुल एकदम फोकस होके हर चीज को सुन रहे हो, ध्यान से सुन रहे हो, और क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर रहे हो, जो कि बहुत ही बड़ी बात है ना? और इसी चीज को, इसी विश्वास को, एंथुसियाज्म को बनाए रखना बेटा हमेशा। क्लास में कोई फालतू बात नहीं करनी हमें, है ना? जहां पर हमें मजे की बात होगी हम लोग कर ही लेंगे वैसे डिस्कशन, है ना? समझ रहे हो क्या बात? हाँ चलो जी, तो बेटा पोल मेरे हिसाब से खत्म हो गया है ना? पोल खत्म हो गया होगा, 45 सेकंड हो गए
नहीं हुआ? हाँ हो गया। चलो चलो फिर पोल आपका रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर देखते हैं कितने बच्चों ने इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया। देखते हैं, देखें रिजल्ट 54.05%। क्या चक्कर हुआ भाई? अच्छा देख रहे हो, यहां पे फंसी ना जनता, यहां पे फंसी जनता। देखो गलती कहां करी है, इससे हमें पता लगेगा ना कहां गलत कर रहे हैं हम लोग। देखो 54% लोगों ने अच्छा जवाब दिया बेटा, एक बार देख लेते हैं। सबसे ऊपर है आयुष राज, फिर उसके बाद आदित्य, फिर एकांश, फिर तुलजेश, फिर उसके बाद में कौस्तुभ उपाध्याय। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं बेटा। एक बार के लिए हम लोग चेक कर लेते हैं हमने क्या गलती करी है ना, हमने क्या गलती करी है उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। देखो इसका मतलब समझो, 10% W/V ग्लूकोज, इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब आपको समझ में आया? 10% W/V ग्लूकोज है ना। इसका मतलब यह है कि 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 10 ग्राम ऑफ, सॉरी 100 लिख दिया मैंने, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। बेटा बताना इसका मतलब क्या है? 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अरे बोलना भाई, ए दादा, हाँ ना बोलना यार, क्या इसका मतलब यही है? 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। हाँ ना बोलना पड़ेगा दादा। क्लियर यहां तक? अब देखो हमारे पास सॉल्यूशन कितना है? 100 ml। 100 ml अगर सॉल्यूशन है, सुनना, अरे वो मेथड पढ़ा तुमने, यूनिटरी मेथड, नाम सुने हो? यूनिटरी मेथड है ना। मैं ऐसे लिखूंगा, अगर मुझे 100 ml ऑफ सॉल्यूशन बनाना है, अगर मेरे पास 100 ml ऑफ सॉल्यूशन है, उसमें ग्लूकोज कितना है? 10 ग्राम ग्लूकोज, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन वाला कितने में पूछ रहा है हमसे? क्वेश्चन वाला पूछता है कि मुझे तो 1 लीटर सॉल्यूशन बनाना है। क्वेश्चन में क्वेश्चन वाले को सॉल्यूशन कितना चाहिए? 1 लीटर सॉल्यूशन चाहिए। 1 लीटर का मतलब क्या मैं 1000 ml लिख दूं? अबे तो बचपन में पढ़ा होगा तुमने। 1 लीटर मतलब 1000 ml। आप बोलोगे 100 ml सॉल्यूशन में 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई 1000 ml अगर आपको सॉल्यूशन बनाना है तो उसमें बेटा, उसमें आपको कितना ग्राम ग्लूकोज चाहिए? 10/100 इंटू 1000 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। एक बार के लिए हाँ ना बोलो, क्या ये बात सही है? अरे मुन्ना, 100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज की आपको जरूरत पड़ेगी, और 100 ग्राम कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है। क्या ये बात आपको समझ में आई? अब बताओ, देखें क्या आप क्लियर हुआ? जिन लोगों ने इस क्वेश्चन को, जिन लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत किया है, क्या उन लोगों को समझ में आया उन्होंने क्या गलती करी है? यस, पक्का सब लोगों को समझ में आया ना? एक्चुअली क्वेश्चन में मुझे 1 लीटर सॉल्यूशन बनाना था। मेरे से क्वेश्चन में यह नहीं पूछा था कि 10% W/V में ग्लूकोज कितना है। क्वेश्चन ये नहीं था। क्वेश्चन ये था कि 10% W/V ग्लूकोज सॉल्यूशन है, उसका मुझे 1 लीटर सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, तो बताओ कितना ग्लूकोज डालना पड़ेगा, है ना। बहुत ही बढ़िया, एकदम बढ़िया, वेरी गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया। अब एक चीज और देखो, एक छोटी सी चीज मैं आपको और बताता हूं। अब सुनना, अब क्वेश्चन में, और अगर इसको अच्छा क्वेश्चन बनाना होगा तो देखो पता है वो क्या करेगा? कई बार आपको क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं देगा, वो आपको क्या करेगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं देगा, वो आपको देगा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। देखो मुझे एक बात बताओ, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर क्वेश्चन में डेंसिटी दी हुई हो तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट उसने वॉल्यूम नहीं दिया, अगर क्वेश्चन में उसने डेंसिटी दी है तो आपको डेंसिटी का यूज करते हुए वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। क्लियर ना? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, तो अब देखना, इसी चीज को काम में लेते हुए एक क्वेश्चन करते हैं। देखें, आओ आओ भाई आओ। एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, एक ठीक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा है। इस क्वेश्चन को बेटा आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना जरा। देखो, जैसे ही क्वेश्चन मैं आपसे कहता हूं ना कि ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसको आप खुद से सॉल्व करो। इसका मतलब ईमानदारी से फटाफट से सॉल्व करने की कोशिश करो, और इस तरह से सॉल्व करो, इस तरह से लगना चाहिए कि यार ये क्वेश्चन मेरे जेई का ही क्वेश्चन है ना, ये मेरे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और मुझे इसको फटाफट से विद इन अ मिनट इसको क्वेश्चन को खत्म करना है। ठीक है, तो फटाफट चेक करो। देखें, हाँ जी, और बेटा हम लोग कोशिश करेंगे कि मिनिमम चीजें आपको रटने की जरूरत पड़े, है ना। आपको रटना नहीं है किसी भी चीज को, है ना। ऐसे नहीं कि इतने सारे पॉइंट्स हम लोग लिखने की, उनको याद करने की जरूरत पड़े, नहीं। हम लोग क्वेश्चन इतने कर लेंगे ना कि पॉइंट्स याद नहीं रखना। जैसे ही क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जैसे ही क्वेश्चन हम लोग देखेंगे वैसे हमें समझ में आएगा कि हाँ यार इस क्वेश्चन में ये वाला मेथड अप्लाई करना है। रटना नहीं है कुछ भी, है ना, रटने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन के थ्रू हर चीज को समझना है। और फिजिकल केमिस्ट्री यही तो है बेटा, जब हम लोग रटने की कोशिश करते हैं ना तो हम लोग हार जाते हैं। यूं मान लो हम लोग फिर बैकफुट पे चले गए,
क्वेश्चन कभी नहीं रटना, जैसे क्वेश्चन समझ में आता है उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो चलिए ये एक ठीक सा क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन का पोल दे देता हूं आपको स्क्रीन पर, दे दें पोल, आ जाइए फिर। तो बेटा पोल मैं आपकी स्क्रीन पर देने जा रहा हूं, 45 सेकंड का पोल दे रहा हूं क्योंकि इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है। देखते हैं कितने बच्चों ने सही जवाब दिया है। हाँ जी, अच्छा तुम लोगों ने वो सुना भेड़ चाल, सुनिए तुमने भेड़ चाल क्या होती है? जैसे मान लो कभी भी देखना भेड़ों का झुंड होता है ना, उसमें मान लो 100 भेड़ है, उसमें जो सबसे आगे भेड़ चल रही होगी ना, और जो भेड़ जैसे जैसे जाएगी ना, जिस रास्ते पे जाएगी उसके पीछे का सारा झुंड उसी तरफ चला जाता है और वो अपना दिमाग नहीं लगाते। अगर मान लो सामने कुआं आ गया और सामने वाले भेड़ कुएं में कूद गई तो उसके जो पीछे है ना वो भी सोचेंगे साला पता नहीं कुएं में कुछ बढ़िया चीज रखी हुई है, वो भी उसी के साथ कूद जाएंगी, वो अपना दिमाग यूज नहीं करते। वैसे ही आपको भी भेड़ चाल में इंक्लूड नहीं होना है ना, अपना दिमाग लगाना है, खुद से सॉल्व करना है कि क्या इसका सॉल्यूशन यही है। ऐसे नहीं किसी ने लिख दिया बी तो जैसे पी लिखा सारी दुनिया बी लिखने लग जाती है, किसी ने लिखा सी सारी दुनिया सी लिखने लग जाएगी। अरे भाई खुद का भी दिमाग यूज करो यार, है ना। चलो आ जाओ, तो पोल हो गया खत्म बेटा, इसका रिजल्ट देख लेते हैं एक बार के लिए, कितने लोगों ने सही जवाब दिया, फटाफट देख चेक करते हैं। लो 44% लोग हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया है, और बाकी तो भैया लफड़ा है भाई, लफड़ा है भाई, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं बेटा, अभी देखेंगे। आदित्य सबसे ऊपर है बेटा, फिर अश्मीत, फिर उसके बाद ऋषिनंदन, फिर तुलजेश, फिर उसके बाद तुषार भिंडे। ये है बेटा इस बार के लीडर बोर्ड में जो बच्चे हैं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, अब समझ लो, देखो समझो समझो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, गलती करेंगे तभी तो सीखेंगे ना यार, इंसान गलती से तो सीखता है। कोई टेंशन नहीं, गलत हो गया कोई टेंशन नहीं, अभी मैं सही करवा दूंगा। आओ देखो चेक करो, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। लिखता है क्वेश्चन में, लिखता है 20% मास बाय मास, इसका मतलब तो समझ रहे हो क्या आप, 20% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, इसका मतलब समझो बेटा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, इसका मतलब क्या, फटाफट बताना, 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। क्या इसका मतलब यही सिखाया मैंने आप लोगों को, जल्दी बोलो। हाँ जी जनाब, दादा एक बार बताना यार, ए भाई क्या मैंने यही सिखाया कि 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ऑलराइट। और मेरे से क्या पूछा है, मेरे से पूछा है मास बाय वॉल्यूम परसेंट, मेरे से क्या पूछा है बेटा, परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी पूछा है। अच्छा परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी क्या होता है बताना। सर ये होता है, सर ये होता है मास ऑफ सॉल्यूट, जो कि हमारे पास होना चाहिए इन ग्राम्स, और सर नीचे आता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही होता है कि नहीं होता, जल्दी बोलो बेटा, यही होता है ना सर, ये होना चाहिए इन ml इनटू 100%, ठीक है। अच्छा बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज और देखो, हमारे पास कौन सी चीज है और किस चीज की कमी है। सर हमारे पास ना अभी तो कुछ भी नहीं है, हमारे जीवन में हर चीज की कमी है अभी तो, लेकिन ये पढ़ाई हर चीज दिलाएगी तुम्हें। आओ देखो, हमारे पास सर क्वेश्चन में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, बहुत अच्छी बात है। सर हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट है, देखो ये रहा, सॉल्यूट का मास कितना है 20 ग्राम। सर हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, तो क्या दिक्कत है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, हमें डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो बेटा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला लगाओ, क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो बेटा जी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या मिलेगा यहां से, वो हो जाएगा बेटा मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। एक बार हाँ ना बोलना जरा, क्या मेरी बात आपको समझ में आई, यस। और देखो सर मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, अरे भाई मास ऑफ सॉल्यूशन कितना लिखूं, जल्दी बोलो। सर ये रहा 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास कितना है 100 है, बहुत बढ़िया। और हमारे पास डेंसिटी कितनी है 1.02, मजा ही आ गया। मास है आपको ग्राम में, और ये वॉल्यूम है किसमें, ग्राम पर ml में, तो हमारा जो वॉल्यूम आएगा बेटा वो किसमें आएगा, ml में आ गया। क्या मेरी बात समझ में आई आपको, यस। क्या आपको मेरी बात समझ में आई, ठीक है सर। अब तो हमें हर चीज मिल गई है, अब हमारी सारी तमन्नाएं पूरी हो गई हैं। हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट पहले से था 20 ग्राम, सर हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वहां से मिल गया कितना 100/1.02, ये ml में आया है 100/1.02, तो उछल के ऊपर चला जाएगा और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, बस सॉल्व कर लो। देखो 100 से 100 उड़ गया, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होएगा 20.4% आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में है सर, ऑप्शन नंबर डी में है। हाँ ना चाहता हूं एक बार आग लगा दो, क्या तुम्हें समझ में आएगा ये वाला क्वेश्चन,
जल्दी बताओ, जिन बच्चों ने क्वेश्चन को गलत किया क्या उनको अब समझ में आ गया क्या? जल्दी बताओ, बोलना पड़ेगा आप सब लोगों को। हाँ जी, बोलना पड़ेगा भाई, बोलना पड़ेगा। अबे 12.5 नहीं, 12.5 कहां से आएगा? अबे 20.4% आएगा। हाँ, क्लियर है? क्लियर है? वेरी गुड, समझ में आ रही मतलब हर चीज। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, है ना? अच्छा, साथ साथ नोट भी कर रहे हो ना तुम लोग बेटा? साथ साथ नोट्स बना रहे हो ना? और घर पे जाके इन्हीं क्वेश्चंस को वापस ट्राई करना एक बार के लिए, भले ही कितना ही आसान क्वेश्चन हमने क्लास में सॉल्व किया हो, उसको बिना देखे खुद से सॉल्व करना है ना? समझ में आई बात? बहुत बढ़िया जी। चलो आइए, अब इसके बाद सबसे लास्ट कंसंट्रेशन परसेंटेज में सबसे लास्ट पॉइंट देखते हैं, वो है वॉल्यूम बाय मास परसेंट। हालांकि इतना यूज नहीं होता, परसेंटेज वी बाय डब्ल्यू, है ना? परसेंटेज वी बाय डब्ल्यू। देखो अब ऊपर क्या आ रहा है? ऊपर परसेंटेज वी बाई डब्ल्यू। तो बेटा ऊपर वॉल्यूम, ऊपर वाली चीज हमेशा किसके लिए आती है? मैंने बोला था सॉल्यूट के लिए। ये याद रखने का तरीका है, ऊपर वाली चीज हमेशा सॉल्यूट के लिए, बेटा नीचे वाली चीज हमेशा सॉल्यूशन के लिए आती है। किसके लिए आती है? नीचे वाली चीज हमेशा सॉल्यूशन के लिए आती है। यस, तो अगर मान लो अगर आपसे कोई पूछे परसेंटेज वी बाई डब्ल्यू का क्या मतलब है, तो इसको आप पता है कैसे लिखोगे? इट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, इट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, जो किसमें होना चाहिए? ml में, इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जो वॉल्यूम प्रेजेंट होगा दैट इज नोन एज परसेंटेज वी बाई डब्ल्यू। हालांकि इसका इतना ज्यादा काम हमें नहीं आएगा बेटा। परसेंटेज वी बाई डब्ल्यू कैसे लिख सकता हूं फिर बताना? इसको मैं ऐसे लिख दूं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट जो किसमें होना चाहिए? ml में होना चाहिए, डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा? मास, किसका? मास ऑफ सॉल्यूशन आएगा। ठीक है बेटा, ये मास ऑफ सॉल्यूशन किसमें होगा? जल्दी से बोलना यार, ए दादा जल्दी से बोलना, ग्राम में होगा ना, इनटू 100%। फटाफट से बताओ, क्या ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट है या फिर नहीं है? ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट है या फिर नहीं है? सर आपने हमें एक चीज बताई थी, जिस भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म के फॉर्मूले में वॉल्यूम आ जाए सर वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है ना? और इसके फॉर्मूले में वॉल्यूम आ रहा है, इसका मतलब ये वाली भी बेटा टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती इसको टेम्परेचर डिपेंडेंट होने से। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है ना? आप लोगों ने उम्मीद है साथ साथ मेरे नोट भी कर लिया होगा। क्लियर? अच्छा, बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अच्छा देखो, मान लो अगर क्वेश्चन में ऐसे लिखा हो, क्वेश्चन में ऐसे लिखा हो 10% V बाई डब्ल्यू H2SO4 सॉल्यूशन, इसका क्या मतलब है? छोटी से छोटी चीज बेटा, मैं मान के चल ही नहीं रहा कि तुम लोगों ने पढ़ा है क्या 11th में, है ना? मैं ये कभी नहीं बोलूंगा कि इसको तुमने 11th में पढ़ लिया होगा, सारी चीज मैं ही करवा दूंगा। तुम सारी टेंशन छोड़ दो मेरे ऊपर और सिर्फ तुम पढ़ाई करते रहो, है ना? जो क्लास में हम लोग कर रहे हैं ना, उसी चीज को तुम लोग बस रिवाइज करते रहो, अच्छे से उसको पढ़ते रहो। 11th वाला चीज भी जो 12th में काम में आएगा, मैं सारी चीज यहीं पे करवा दूंगा, है ना? तुम्हारे लिए कुछ नहीं छोड़ रहा हूं। हालांकि मैंने बोला था तुम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, है ना, तुम रेडॉक्स पढ़ लेना, लेकिन मुझे पता है वो सारी चीज मैं करवा भी दूंगा इधर भी। यस, तो बेटा इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब है 10 ml ऑफ H2SO4। इसका क्या मतलब है बेटा? 10 ml ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन नीचे आ रहा है W 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से, बहुत आसान है ना? ऊपर आएगा ml किसका? H2SO4 का, नीचे आएगा वो मास किसका? सॉल्यूशन का। खत्म। 10 ml ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? यहां तक मेरे हिसाब से कोई परेशानी किसी को भी हो ही नहीं सकती, कोई दिक्कत नहीं हो सकती। अब देखो एक बढ़िया क्वेश्चन, एक बढ़िया क्वेश्चन है भाई। देखो कई बार ना आपकी जो एनसीईआरटी है ना उसमें भी बढ़िया क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपकी जो एनसीईआरटी है ना उसमें बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ। देखो ये वाला क्वेश्चन आपकी दिया हुआ है, कहता है ए सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन एंड 400 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन बाय मास। कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन रिजल्टिंग सॉल्यूशन। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करोगे घर पे? हाँ बताओ देखें कि सर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये तो हमारे लिए छोड़ दो। क्या इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करोगे? मैं सारे बच्चों से जानना चाहता हूं। अगर जब मैक्सिमम बच्चे बोल देंगे हाँ सर इसको होमवर्क दे दो, तब मैं इसको होमवर्क दूंगा, नहीं तो क्लास में सॉल्व करवाऊंगा।
बोलो देखें। हाँ, अरे कोई कह रहा सर क्लास 7:30 तक, अबे 7:30 तक क्लास रखेंगे, सिलेबस नहीं करना हमें पूरा, टाइम पे सिलेबस भी करना है, टाइम पे रिवीजन भी करना है, फिर उसके बाद फिर 11th का रिवीजन भी करना है, फिर बोर्ड्स भी देने हैं, जेई मेंस भी देना है, एडवांस भी देना है ना। तो इतना जल्दी तुम मतलब अभी से 7:30 हैं, कैसी बात कर रहे हो भाई, है ना। ठीक है, दे दे होमवर्क। चलो एक बात, इसको भी एक बार के लिए हम लोग देते हैं होमवर्क, इसको बेटा खुद से सॉल्व करने की कोशिश जरूर करना। एक बढ़िया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपकी डीपीपी में भी दिया हुआ है। मेरे हिसाब से ये वाला क्वेश्चन डीपीपी में भी होगा, डीपीपी में नहीं भी है ना तब भी कोई बात नहीं, इसको एक बार आप घर पे ट्राई करना। अगर क्वेश्चन नहीं होता तो मैं अगली क्लास में इसको पहले सॉल्व करेंगे हम लोग, है ना। इसको क्लास में बेटा सबसे पहले सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ऑलराइट, चलो आगे आओ, एक और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगा, है ना। ये भी बेटा ठीक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ऑलराइट, देखना इस क्वेश्चन को गौर से पढ़ो, ये अच्छा क्वेश्चन है। सुनना क्या कह रहा है, सुनो। देखो क्वेश्चन कहता है कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। आप सब लोग जानते हो नाइट्रिक एसिड क्या होता है, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है मुन्ना, मुन्ना HNO3 होता है भाई। कहता है कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज्ड एज लेबोरेटरी रिएजेंट इज यूजुअली 69% बाय मास ऑफ नाइट्रिक एसिड। सबसे पहली इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दे दिया, कहता है 69% बाई मास, मतलब परसेंटेज W/W HNO3। क्वेश्चन में ऐसा लिखा है। इससे मुझे क्या इंफॉर्मेशन पता लिखती है, मैं फटाफट लिख दूंगा। मैं पता है क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि भैया 69 ग्राम ऑफ HNO3 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, है ना, इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। क्या पहली लाइन से मुझे यही चीज समझ में आती है क्या, क्या मुझे पहली लाइन यही वाली इंफॉर्मेशन दे रही है? यस, पक्का, बहुत बढ़िया। ऑल राइट, अब देखो आगे पढ़ो क्या कहता है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच कंटेन्स 23 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड। हमें उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम बताना है जिसमें नाइट्रिक एसिड कितना प्रेजेंट हो, 23 ग्राम नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट हो, और हमें क्वेश्चन में डेंसिटी ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड दे रखी है 1.41 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आई बात? अच्छा एक बात बताओ, सुनो, आपके पास डेंसिटी दे रखी है, पता है कैसे सॉल्व करोगे भाई? आप बोलोगे सर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही होता है, यही होता है ना। अच्छा बहुत बढ़िया। अब देखो यहां से अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना चाहूं, अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना चाहूं तो क्या आप निकाल पाओगे? हां जी, क्या आप यहां से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हो? 50 ml आएगा। हां, एक बार सॉल्व करो, देखें क्या कर सकते हो बेटा। 69% W/W दिया हुआ है, हमसे पूछा है कि बताइए कितना HNO3 ऐसा सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा जिसमें 23 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट हो। खटाखट एक बार के लिए सॉल्व करने की कोशिश करो बेटा, खुद से सॉल्व करोगे तभी समझ में आएगी कहानी, है ना। खुद से सॉल्व करोगे तभी समझ में आएगा बेटा कहानी। करो देखिए एक बार खुद से सॉल्व। करो देखिए बेटा। बाहुबली मेथड ये कौन सा है भाई? हाँ, हुआ क्या, हुआ क्या? ठीक है, आ जाओ, देखो आओ, कोई बात नहीं, देखते हैं बेटा। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मुझे दे रखी है 1.41 ग्राम, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम, मेरे पास मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम, और मेरे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, कोई बात नहीं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम निकाल लेते हैं। कितना मिलेगा यहां से? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मुझे मिल गया बेटा 100/1.41 ग्राम पर, ये सॉरी ml में मिलेगा ये वाला। अरे बोलो ना, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? अरे बोलो, 100/1.41 ml, इतना मेरे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। लेकिन इस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में आपका HNO3 कितना है? अगर मैं 100 ग्राम सॉल्यूशन ले रहा हूं ना,
अगर मैं 100 ग्राम सॉल्यूशन ले रहा हूं तो उसमें 69 ग्राम ऑफ HNO3 प्रेजेंट है, और 100 ग्राम सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना आया, इतना आया, तो इसका मतलब इसमें HNO3 कितना प्रेजेंट होगा, 69 ग्राम। अरे बोलो ना यार, अरे बोलो ना फटाफट, क्या मैं सही कह रहा हूं, क्या मैं सही कह रहा हूं? तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि अगर 69 ग्राम, अगर मैं 69 ग्राम HNO3 की बात करूं, 69 ग्राम HNO3 की बात करूं, तो बेटा उसका वॉल्यूम कितना होगा? उसके लिए मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना लेना पड़ेगा, 100 अपॉन 1.41 ml सॉल्यूशन। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? हां जी, लेकिन क्वेश्चन में पता है क्या बोला है? क्वेश्चन ने बोला है कि आपको 69 ग्राम नहीं चाहिए, आपको चाहिए सिर्फ 23 ग्राम। आपको कितना चाहिए? सिर्फ 23 ग्राम HNO3। तो इसके लिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना लोगे? आप बोलोगे 69 ग्राम HNO3 के लिए इतना ml सॉल्यूशन है, तो 23 ग्राम HNO3 के लिए 100 अपॉन 1.41, और यहां हो जाएगा बेटा इंटू 69, और यहां हो जाएगा 23 ml सॉल्यूशन। इतने सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी हमें, और ये कैलकुलेशन आपको करनी है। देखो ये कैलकुलेशन बताना एक बार सॉल्व करके कितना मिल रहा है। ये तो 3 बार उड़ गया, ये तो 3 बार उड़ गया, बाकी को सॉल्व करना भाई, बेटा एक बार सॉल्व करना। हाँ जी, कैलकुलेटर से सॉल्व। अब बेटा कैलकुलेटर से मैं यूज कर सकता हूं, कैलकुलेटर तुम्हें यूज नहीं करना है, कैलकुलेटर तुम्हें नहीं यूज करना है भाई, तुम्हें तो खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो ये बेटा 100 अपॉन 4.23 कितना मिल रहा है? 100 अपॉन 4.23 ये आ रहा है लगभग 23.6, 23.6 ml सॉल्यूशन। इतना सॉल्यूशन तुम्हें लेना पड़ेगा अगर आपको 23 ग्राम HNO3 चाहिए तो। चेक करो, देखें क्या सही लिखा है, क्या ये सॉल्यूशन सही है? और एक बार फटाफट बेटा इसको नोट भी कर लो, मैं अलग हट गया हूं, फटाफट इसको सॉल्व भी कर लो। हाँ बेटा फटाफट इसको नोट करो, देखिए फटाफट, फिर उसके बाद मैं इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। हाँ बेटा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी एक्सप्लेन करता हूं, अभी एक्सप्लेन कर देंगे, एक बार आप नोट करो। वाह, चलो कोई बात नहीं। अब देखो मैं बताता हूं, सुनो। हाँ अरे मैं बता रहा हूं, रिपीट, हाँ मैं रिपीट कर रहा हूं, सुनो। देखो इधर देखो, हमें क्वेश्चन में दे रखा था 69% W/W HNO3, ठीक है ना? तो मैंने कहा 69% W/W का क्या मतलब है? 69 ग्राम ऑफ HNO3 प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, मानते हो? अब मैंने क्या किया, 100 ग्राम सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाल लिया। हमारे पास इतना ग्राम सॉल्यूशन था, इतने ग्राम सॉल्यूशन का मैंने वॉल्यूम निकाल लिया। ये जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, ये इस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है बेटा, ये कितने ग्राम सॉल्यूशन का है? ये वॉल्यूम है 100 ग्राम सॉल्यूशन का, और 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम HNO3 प्रेजेंट है? 69 ग्राम। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, अगर मुझे 69 ग्राम HNO3 चाहिए तो मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना लेना पड़ेगा? इतना, क्योंकि ये जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है ये है 100 ग्राम सॉल्यूशन, और 100 ग्राम सॉल्यूशन में 69 ग्राम HNO3 प्रेजेंट है। इसका मतलब 69 ग्राम HNO3 के लिए मुझे इतना ml सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। मेरे से क्वेश्चन में पूछा है कि सिर्फ 23 ग्राम HNO3 चाहिए, 69 ग्राम HNO3 नहीं चाहिए हमें तो चाहिए सिर्फ 23 ग्राम। तो 69 ग्राम के लिए इतना सॉल्यूशन लेना पड़ेगा, तो 23 ग्राम के लिए इतना सॉल्यूशन लेना पड़ेगा, खत्म। अरे बोलो, बताओ ना, बोलो बोलो बोलो, क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ जी, आप समझ गए क्या बेटा? आप समझ में आ गया क्या क्वेश्चन? 23.6 ml ऑफ सॉल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं है? ऑल राइट, बहुत ही बढ़िया बेटा, वेरी गुड। हाँ ठीक है, आगे चलते हैं बेटा।
ये सबसे पहला हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म खत्म कर दिया जिसका नाम था परसेंटेज। इसमें हमने परसेंटेज W बाई W देखा, फिर उसके बाद परसेंटेज V बाई V देखा, फिर उसके बाद परसेंटेज W बाई V और सबसे लास्ट में परसेंटेज V बाई V। फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म परसेंटेज था, इसको हमने खत्म कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग सेकंड कॉन्सेंट्रेशन टर्म लिखने जा रहे हैं जिसका नाम है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन को ऐसा साइन होता है जिसको काई बोला जाता है बेटा, काई, सी साइलेंट है ना, CHI इसको लिखा जाता है काई। ठीक है, ऑल राइट। अरे बेटा ये बस ये लास्ट पढ़ेंगे आज, मोल फ्रैक्शन पढ़े। अरे मोल अभी तो मतलब इतना तो कुछ पढ़ा ही नहीं है यार, तुम लोग ऐसे ही करने लग गए हो हैं। अरे बेटा डेंसिटी सॉल्यूशन की दी है। ओ भाई, ये सॉल्यूशन की डेंसिटी दी हुई होती है, नाइट्रिक एसिड का डेंसिटी नहीं, सॉल्यूशन का डेंसिटी है ना। जो डेंसिटी ऑफ क्वेश्चन में दे रखा है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया है। ऑलराइट, नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन उसका दे रखा है। वो जो सॉल्यूशन है जिसमें 69 ग्राम HNO3 प्रेजेंट है उसका, है ना। चलो आ जाओ, देखो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, सुनो अच्छे से सुनना मेरी बात, इधर सुनना। जैसे मान लो आपके पास एक सॉल्यूशन है, इधर देखो, आपके पास एक सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट है A और दूसरा कंपोनेंट है B। बेटा इधर देखना, सॉल्यूशन है आपके पास, उसके दो कंपोनेंट है, कौन कौन से, एक A और B। कोई भी सॉल्यूट हो सकता है, कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है, एक सॉल्यूट होगा दूसरा सॉल्वेंट होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने A और B लिख दिया है ना। अच्छा, आपको क्वेश्चन में A का मास पता है, लेट्स से मास ऑफ A दिया है क्वेश्चन में WA, या फिर मास मत लिखो आप, यहां से क्या लिखो, मान लो आपने A के मोल्स निकाल लिए, मोल्स ऑफ A, ये है आपके पास Na। ठीक है, निकाल सकते हो। और मान लो क्वेश्चन में वो जो सॉल्यूशन था उसमें जो B के मोल्स हैं वो कितने हैं बेटा, NB। एक बात बताओ, मोल्स कैसे निकालोगे? हाँ जी बेटा, मोल्स कैसे निकालोगे? अरे भाई मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताइए, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? सर मोल्स हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, मोल का फॉर्मूला होता है सर गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। जल्दी बताओ, क्या यही फॉर्मूला होता है? क्या आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास? क्या ये फॉर्मूला पढ़ा है आप लोगों ने मोल का? यस, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो आपको क्या करना है, ए का मास क्वेश्चन में गिवन होगा, ए का मोलर मास आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, वहां से आप क्या निकाल लोगे, मोल्स ऑफ ए निकाल लोगे। ठीक है, वैसे ही आपको बी का मास गिवन होगा, उसका मोलर मास गिवन होगा, वहां से आप बी का मोल निकाल लोगे। ठीक है ना, तो दोनों के मोल आपने निकाल लिए। अच्छा, अगर मान लो आपसे पूछा जाए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना होगा, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, जिसको मैं काई ए से दिखा रहा हूं, तो बताए क्या करना आपको, ए के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। फॉर्मूला क्या लगेगा, ए के मोल, मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। मेरी बात समझ में आई? अच्छा, अगर मान लो क्वेश्चन में तुमसे पूछ ले कि सर बी का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि बताओ भाई बी का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, तो पता है कैसे निकालोगे, बी के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इनटू 100%। परसेंटेज नहीं है ना, इनटू 100। बेटा 100 तब करना है जब परसेंटेज निकालना है ना, यहां पर हमें क्या करना है, सिर्फ फ्रैक्शन निकालना है। क्या मेरी बात समझ में आई? ए का मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल मोल्स, और बी का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय टोटल मोल्स। क्या इसमें कोई परेशानी है? हाँ जी, क्या कोई दिक्कत हो सकती है? अब एक बात बताओ तुम, क्या मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा क्या? जल्दी बताओ। हां, एक बात बताओ, क्या मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा क्या? जल्दी से बताइए। सर देखो मोल फ्रैक्शन में क्या आ रहा है, ऊपर भी मोल नीचे भी मोल, ऊपर भी मोल नीचे भी मोल, और जब मोल निकालेंगे उसमें आएगा गिवन मास अपॉन मोलर मास। सर मोल में सिर्फ और सिर्फ मास आ रहा है, और सर मास जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। अगर टेम्परेचर डिपेंड नहीं करता, इसका मतलब जो मोल फ्रैक्शन होगा वो भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों ने लिख ली, मोल फ्रैक्शन भी क्या होगा बेटा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। क्लियर? वेरी गुड, यहां तक क्लियर है, समझ में आ गई हर चीज? बहुत बढ़िया। अच्छा एक चीज और बताओ, अगर मैं क्या करूं, ए का मोल फ्रैक्शन और बी का मोल फ्रैक्शन ऐड कर दूं, हाँ जी,
अगर मैं ए का मोल फ्रैक्शन और बी का मोल फ्रैक्शन ऐड कर दूं, देखो ए के मोल फ्रैक्शन का आपके पास एक्सप्रेशन है, बी के मोल फ्रैक्शन का आपके पास एक्सप्रेशन है Na अपॉन Na प्लस Nb, ठीक है। ये तो हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और दूसरा बी के मोल फ्रैक्शन का ये रहा फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो इन दोनों के मोल फ्रैक्शन को आप ऐड करोगे तो बेटा क्या मिलेगा बताना जरा। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, नीचे आप डिनोमिनेटर में एलसीएम आ जाएगा Na प्लस एनबी, ऊपर बचेगा Nb प्लस Na। तो आप लोग अगर सॉल्व करोगे तो हमेशा मोल फ्रैक्शन का सम कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, हमेशा याद रखो, ठीक है। तो अगर मान लो मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है तो मोल फ्रैक्शन 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हो जाएगा, और अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है तो वो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज थी। बताइए, बताओ देखिए। क्लियर है? समझ में आ गई बात? तो अगर किसी भी सॉल्यूशन में अगर 2 कंपोनेंट है तो दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होगा, 1 आएगा हमेशा, और जो आपका मोल फ्रैक्शन होगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। इसमें अगर कोई भी चीज ऐसी हो जो आपको नहीं समझ में आई हो वो आप बता सकते हो। वैसे मेरे हिसाब से तो बहुत ही सिंपल चीज है, हर चीज तुम्हें समझ में आ गई होगी। गिवन मास अपॉन मोलर मास, फॉर्मूला लगाना है, मोल निकल जाएंगे, मोल निकल गया तो उससे मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा, ठीक है। क्लियर? ऑल राइट, ऑल राइट। चलिए फिर आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो जी क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को ढंग से समझो। क्या लिखा है क्वेश्चन में? लिखता है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। अब इथेनॉल जानते हो क्या तुम? कल बताया था मैंने इथेनॉल है। इथेनॉल जानते हो तुम? क्या होता है इथेनॉल का फॉर्मूला? क्या होता है? C2H5OH। बहुत बढ़िया, C2H5OH एंड वाटर। आपके पास एक सॉल्यूशन बनाया किसका? इथेनॉल और वाटर का, इन सैंपल ऑफ रेक्टिफाइड स्पिरिट। क्या होता है इससे कोई मतलब नहीं है हमें, ये सिर्फ तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दिया है। आगे जो काम की चीज लिखी है ना वो ये वाली है, विच कंटेन्स 95% ऑफ इथेनॉल बाय वेट। ये चीज हमारे काम की है ना, ये चीज हमारे काम की है। क्वेश्चन में दिया है 95% बाय वेट, W/W इथेनॉल। देखो हमारे काम की चीज ये है, और हमें क्या पूछ रहा है? हमें मोल फ्रैक्शन इथेनॉल का और वाटर का पूछ रहा है। अगर आप किसी एक का मोल फ्रैक्शन निकाल लो तो दूसरे का अपने आप ही निकल जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? हाँ जी, अरे बताओ ना। क्लियर? अगर क्वेश्चन में भाई हमारे काम की चीज क्या है, देखो इधर क्या लिखा है, 95% ऑफ इथेनॉल बाय वेट, हमें लिखा है 95% W/W C2H5OH। तो इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब यह है कि 95 ग्राम ऑफ इथेनॉल इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। क्या इसका मतलब यही हुआ? हाँ जी, क्या इसका मतलब यही है? हमारे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है, उसमें से 95 ग्राम इथेनॉल है। तो एक बात बताओ, यहां से मास ऑफ वाटर कितना निकाल दूं मैं? भाई वाटर का मास कितना आ जाएगा? सर सॉल्यूशन का मास है 100 ग्राम, उसमें से 95 ग्राम तो कौन है? सर 95 ग्राम इथेनॉल है, इसका मतलब 5 ग्राम कौन बचा? ऐसे लिख दूं मैं? अरे भाई ये कैसे निकलेगा? सर सॉल्यूशन के मास में से, सॉल्यूशन का मास, उसमें से मास ऑफ इथेनॉल माइनस कर दो ना सर, सिंपल सी बात है, खत्म। तो ये था बेटा सॉल्यूशन का मास है 100 ग्राम, और उसमें 95 ग्राम कौन प्रेजेंट है? आपका इथेनॉल प्रेजेंट है। इसका मतलब वाटर का मास कितना आ गया? 4 ग्राम आ गया। क्या मेरी बात समझ में आई तुम्हें? क्लियर? अच्छा एक बात बताओ, अब मुझे मोल फ्रैक्शन अगर निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? मोल्स की जरूरत पड़ेगी, और मोल्स निकालने के लिए मुझे जरूरत पड़ेगी मोलर मास की, है ना। तो फटाफट आप इथेनॉल का मोलर मास कैलकुलेट करके बताओ मुझे। मोलर मास ऑफ इथेनॉल कितना आएगा? जल्दी बताओ। इथेनॉल का मोलर मास कितना होगा बेटा? इथेनॉल क्या होता है? C2H5OH। देखो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है आप सब लोगों को पता होगा, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1। देखो जरा, आपके पास कार्बन के 2 एटम है, 2 × 12, ये हो गया कार्बन, ऑक्सीजन हो गया 16, और हाइड्रोजन कितना है बेटा? हाइड्रोजन देखो 5 और 1 6 है। कितना मिला तुम्हें? कैलकुलेशन करना जरा, कैलकुलेशन करोगे देख कितना है, 24 और 6 30, 46 ग्राम आ गया ना, 46 आ गया। बहुत बढ़िया। तो यहां से अगर मुझे मोल्स निकालने हो C2H5OH के,
मोल्स निकालने हो C2H5OH के, कितने हो जाएंगे? गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इथेनॉल का। आपके पास क्वेश्चन में बेटा इथेनॉल का मास कितना दिया है, सारे बच्चे बताओ? 95 ग्राम दिया है, बहुत बढ़िया। और इथेनॉल का मोलर मास हमने कितना निकाला? 46। तो ये किसके मोल मिल गए मुझे? मोल ऑफ इथेनॉल। अरे बताओ, क्लियर? अच्छा एक बात और बताओ, वाटर का मोलर मास कितना होता है? ये तो सारी दुनिया जानती है यार, ये बताना पड़ेगा कि तुम्हें। मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है भाई? 18 ग्राम पर मोल होता है ना, 18 होता है ना यार, 18 ग्राम, ठीक है। तो यहां से अगर मुझे निकालना हो मोल्स ऑफ वाटर तो वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा सर मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ वाटर। हमारे पास वाटर का मास कितना है सर? हमने 5 ग्राम निकाल लिया और हमारे पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर आ गया 18। बस काम खत्म, दोनों के मोल्स मिल गए। मोल्स मिलते ही अब मैं क्या करूंगा? मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लगा दूंगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल अगर मुझे चाहिए तो बताओ फॉर्मूला क्या लगाऊं? मोल्स ऑफ इथेनॉल, जल्दी बोलो देखें। मोल्स ऑफ इथेनॉल डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। क्या मैं सही कह रहा हूं क्या? टोटल मोल मतलब मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस मोल्स ऑफ वाटर। अब बताओ, ये तो भैया तगड़ी कैलकुलेशन है। इथेनॉल के मोल 95/46, वाटर के मोल 5/18। ये कैलकुलेशन आप खुद से कर लोगे क्या? क्या मैं तुम्हारे हवाले कैलकुलेशन छोड़ सकता हूं क्या? हाँ जी, अरे क्या मैं तुम्हारे भरोसे कैलकुलेशन छोड़ दूं? ये कर लोगे क्या? बोलो ना, क्या आपके भरोसे इस कैलकुलेशन को छोड़ दिया जाए या नहीं? है हो जाएगा ना भाई। देखो सारा सब कुछ तो एक्सप्रेशन तुम्हारे सामने है यार। अब 95/46 तुम्हें करना है, ये 46 × 2 92 होता है, 2 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। यस, और वैसे ही आपको क्या करना है, अगर मोल फ्रैक्शन वाटर का निकालना हो तो क्या करोगे? आपको पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है ना, आपको पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है। आपको क्या करना है, 1 में से आपका जो C2H5OH है उसके मोल फ्रैक्शन को माइनस कर देना। पूरी कैलकुलेशन करने मत बैठ जाना। आप क्या करो, आप मोल फ्रैक्शन निकालो C2H5OH का, और जैसे C2H5 का मोल फ्रैक्शन निकला उसको 1 में से माइनस कर दो, आपको मोल फ्रैक्शन किसका मिल जाएगा? वाटर का मिल जाएगा। बताओ, है ना? तो बेटा देखो थोड़ा सा, अब चाहो तो ये वाली कैलकुलेशन मैं यहां पे भी करवा सकता हूं अगर तुम कहो तो, है ना, लेकिन फालतू में हमारा टाइम ही लगेगा ना यार। इसको हम लोग घर पे सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेशन हमारे सामने है। थोड़ा हमें रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। वो बच्चे नहीं है अब हम लोग, 10वीं क्लास के बच्चे थोड़ी ना यार। क्यों भाई, नहीं है ना यार? तो देख लो क्वेश्चन में क्या किया हमने, वापस सुन लो क्वेश्चन में क्या किया। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया एक बार वापस सुन लो। क्वेश्चन में दिया हुआ था 95% इथेनॉल बाय वेट, तो मैंने लिख दिया 95% बाय वेट। इथेनॉल का मतलब होता है 95 ग्राम ऑफ इथेनॉल इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है दादा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, सॉल्यूशन 100 ग्राम है, उसमें से इथेनॉल अगर 95 ग्राम है, इसका मतलब वाटर का मास कितना है सर? 5 ग्राम हो जाएगा। तो इथेनॉल का मास मिल गया, वाटर का मास मिल गया। मैंने क्या किया, इथेनॉल का मोलर मास निकाल लिया, और जैसे इथेनॉल का मोलर मास मिला मैंने मोल्स निकाल लिए इथेनॉल के, और साथ साथ मोल्स निकाल लिए वाटर के। दोनों के मोल्स मुझे मिल गए, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लगा दिया, काम खत्म। बस सिंपल तो था। ऑलराइट, ओके, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लो देखो जरा, एक और क्वेश्चन देखना। एक क्वेश्चन आया है सुमित कुमार का कि सर मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 से छोटा होगा क्या? हाँ बेटा, एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 से छोटा आएगा। ठीक है सर, 1 में से माइनस पर हाउ? नहीं बेटा, कभी भी मोल फ्रैक्शन नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना। मोल फ्रैक्शन 1 से माइनस हो ही नहीं सकता यार। 1 से बड़ा तुम कह रहे हो कि मोल फ्रैक्शन नेगेटिव में आएगा, कैसे? कभी नहीं आ सकता। एक सॉल्यूशन के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं सबका मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा बनाता है ना, इस बात को याद रखो। ऑलराइट, अच्छा ऑलराइट, तो ये मुझे लग रहा है मैंने बहुत सारे बच्चों के जो कॉमन डाउट्स थे वो मैंने सॉल्व कर दिए हैं। सर पोल नहीं शो कर रहा, लाइव लेक्चर नहीं चल रहा, ठीक है। हाँ ऑलराइट, चलो जी, एक और क्वेश्चन है बेटा, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ऑलराइट, एक और क्वेश्चन देखते हैं।
ये वाला क्वेश्चन देखो, सेम वही क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है, और ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देख रहे हो, ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं। देखो क्या कह रहा है, लिखता है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल का आपसे मोल फ्रैक्शन, इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला भी दिया है। अगर मान लो कभी इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला नहीं दिया हो तो आपको पता होना चाहिए इथाइलिन ग्लाइकोल की शक्ल दिखने में ऐसी होती है। देखो, ये हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे, है ना। आप लोग क्या करोगे बेटा, इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे। फटाफट से आप मुझे एक बात बताओ, इथाइलिन ग्लाइकोल का मोलर मास कितना होगा, कैलकुलेट करके बताओ। इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास। जल्दी बताओ, इथाइलिन ग्लाइकोल का मोलर मास कितना होगा, जल्दी बताओ। हाँ जी, हाँ, होमवर्क करेंगे, अरे कर लेंगे, मुझे पता है तुम लोग कर लोगे। मैं इसको एक बार हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद कैलकुलेशन वगैरह तुम खुद से घर से करना, है ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर लिखा है 20% इथाइलिन ग्लाइकोल, 20% बाय मास, अगर 20% बाय मास इथाइलिन ग्लाइकोल लिखा है, इसका मतलब तुम्हें क्या समझ में आता है? इसका मतलब क्या समझ में आता है? सर इसका मतलब यह है कि 20 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। क्या आपको यही बात समझ में आती है? क्या आपको यहां से यही बात समझ में आती है? अरे बोलो ना यार, है ना। और इथाइलिन ग्लाइकोल है, अब सुनो, इसके साथ हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ। 62 आ रहा है क्या? पक्का 62 आ रहा पक्का? ये कुछ लोग लिख रहे हैं 52 भी आ रहा है किसी का, 52 भी आ रहा है किसी का। देखो ना, अरे भाई कार्बन कितना है? 2। कार्बन कितना है? 2, तो 2 × 12 हो गया। और हाइड्रोजन कितना है सर? 6 है। और सर ऑक्सीजन है 2, तो 2 × 16। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, तो ये कितना हो जाएगा? 12 और 36, 30 और 32, 72। हाँ नहीं 62। ओ भाई बिल्कुल 62 ग्राम पर मोल। बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, है ना। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। हाँ अब देखो, अगर इसी क्वेश्चन में हमें यह तो पता लग गया 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल प्रेजेंट है, इसमें सॉल्वेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी। हाँ जी, इस क्वेश्चन में सॉल्वेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी। अब एक बात बताओ, अगर किसी क्वेश्चन में सॉल्वेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी हो तो आप किसको सॉल्वेंट मानोगे? जल्दी बताओ। अगर किसी क्वेश्चन में सॉल्वेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो किसको सॉल्वेंट माना जाएगा? जल्दी बोलो, किसको सॉल्वेंट मानोगे? वाटर को। हाँ जी, किसको मानोगे? यस, बहुत बढ़िया। हम लोग कहते हैं साहब वाटर जो होता है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है ना। वाटर में कुछ भी डिसॉल्व करो, सबको डिसॉल्व, मतलब मैक्सिमम चीजें जो पोलर चीजें होती है वो डिसॉल्व हो जाती है। तो अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा ना दिया हुआ हो कि सॉल्वेंट कौन है, तो आप हमेशा सॉल्वेंट कौन सा मान के चलोगे? वाटर मान के चलोगे, ठीक है ना। तो यही चीज मुझे बताने के लिए इस क्वेश्चन को मैं लाया हूं, ठीक है। अब इसके बाद जो भी है वो आप खुद से करोगे, ये आपका क्वेश्चन होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। ये तो अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी तो तुम्हें करनी है ऐसे टिप्स पे, है ना। जब भी देखा एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व, और जैसे मान लो स्कूल जाते हो ना, कोई पूछ ले एनसीईआरटी का क्वेश्चन, बोले पकड़ के बताओ उसको, इधर आ मैं बताता हूं, है ना। ऐसे करना। एनसीईआरटी के तो सारे क्वेश्चन बेटा ऐसे टिप्स पे होने चाहिए। ऑलराइट, ठीक है। तो ये मोल फ्रैक्शन था। एक और एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एक और एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखो एक बात मैं बता देता हूं, एनसीईआरटी क्या करता है ना, एनसीईआरटी के क्वेश्चन में दिक्कत क्या होती है, क्वेश्चन बहुत आसान होता है, क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है, लेकिन उसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होती है। जैसे यही वाला क्वेश्चन है, ये साला क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे ना तो कैलकुलेशन बहुत ही मुश्किल है, थोड़ी सी, है ना। कैलकुलेशन लेंथी होती है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन में यही दिक्कत होती है। जेई के पीवाईक्यूज, अभी बेटा जेई इनमें पीवाईक्यूज जेई पूछता नहीं है ना। जेई के पीवाईक्यूज जब हम लोग अगली क्लास करेंगे ना, जिसमें हम लोग मोलैरिटी पढ़ेंगे, मोलैरिटी जेई में क्वेश्चन पूछे गए, है ना। तो मोलैरिटी को मोल फ्रैक्शन के साथ रिलेट करके, परसेंटेज के साथ रिलेट करके जेई में क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो जो अगली क्लास होगी उसमें जेई के पीवाईक्यूज आएंगे। ऑलराइट, तो देखो सुनो, ये जो क्वेश्चन है ना, इसका मतलब क्या है, ये लिखता है, देखो ढंग से सुनो, लिखता है 30% बाय मास। अच्छा, कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला जानते हो आप लोग? बेटा कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला जानते हो क्या? CCl4 होता है बेटा। क्या होता है? CCl4, ठीक है। और बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? बेंजीन जानते हो आप लोग? C6H6।
ये होता है फॉर्मूला। ऑलराइट, अगर क्वेश्चन में दिया है 30% W/W कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया सर कि 30 ग्राम ऑफ CCl4 ये प्रेजेंट है कितने में? इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब यही हो गया। हाँ जी, आपका जो सॉल्यूशन है उसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना है बेटा? 30 ग्राम प्रेजेंट है। अच्छा, साथ साथ मुझे ये बता दो, अगर 30 ग्राम CCl4 है तो जो आपका बेंजीन है उसका मास कितना हो जाएगा? बताइए, मास ऑफ बेंजीन कितना हो गया? जल्दी बताओ सर। मास ऑफ बेंजीन हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन जो कि 100 है, और उसमें से 30 ग्राम आपका CCl4 है, तो जो 70 ग्राम होगा, 70 ग्राम क्या प्रेजेंट होगा बेटा? C6H6 है ना। बेंजीन का मास हो जाएगा कितना? 70 ग्राम। क्लियर? अच्छा, अब देखो हमें क्या करना है, हमें मोलर मास निकालना है CCl4 का। जल्दी बताओ, देखिए आप, मोलर मास ऑफ CCl4 कितना होगा? किसी ने कैलकुलेट किया? मोलर मास ऑफ CCl4 कितना होगा? कार्बन कितना होता है? 12, और क्लोरीन कितना होगा बेटा? 35.5। कैलकुलेट करके बताइए जरा, मोलर मास ऑफ CCl4 कितना आ रहा है और मोलर मास ऑफ बेंजीन कितना आ रहा है, दोनों कैलकुलेट करके बताओ। मोलर मास ऑफ बेंजीन कितना आएगा? 12 × 6 प्लस हाइड्रोजन कितना है? 6। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, तो आपको मिल गया 78। CCl4 कितना मिल रहा है? जल्दी बताओ। देखो 35 × 5, 35.5 × 2 कितना आएगा? 72। 72 × 2 कितना आएगा? 144। 144 और 12 नहीं, 71 आएगा ना। 72 कैसे आया? 70, 71, 71 और 142, 142, हाँ 154। अच्छा अच्छा अच्छा, 154 आ रहा है क्या सबका? चेक कर लो, क्या सबका 154 आ रहा है? चेक करो, पक्का? बहुत बढ़िया, बस अब काम बन गया अपना। तो अब मुझे क्या करना है? मुझे मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है? बेंजीन का निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? मैं निकालूंगा मोल्स ऑफ बेंजीन। बेटा मोल्स ऑफ बेंजीन कितने आएंगे सर? मास ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ बेंजीन। बेंजीन का मास कितना दिया है क्वेश्चन में? 70, और मोलर मास कितना है बेंजीन का? 78। बहुत बढ़िया। और मुझे अगर CCl4 के मोल भी तो निकालने पड़ेंगे। अरे भाई, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए CCl4 के भी मोल चाहिए। तो देखो वो आएगा मास अपॉन मोलर मास। उसका मास कितना है हमारे पास? 30। और बेटा CCl4 का मोलर मास कितना निकाला था आपने? 154। आपको दोनों के मोल पता लग गए। अगर आपके पास दोनों के मोल्स हैं तो क्या आपको मोल फ्रैक्शन निकालने से कोई रोक सकता है? हाँ जी, क्या इतनी ताकत किसी में बची है कि आपसे कोई मोल फ्रैक्शन निकालने में पूछ ले, कोई रोक दे आपको? मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस मोल्स ऑफ CCl4, बस ये कैलकुलेशन है। अब ये जो कैलकुलेशन होती है बेटा, NCERT की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि उसका जो क्वेश्चन आता है उसमें कैलकुलेशन काफी लेंथी होती है, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन जे में पूछा जाएगा तो उसमें कैलकुलेशन कंपैरेटिवली थोड़ी कम होती है। अगर मैं NCERT से बात करें ना तो उसके कंपैरिजन में थोड़ी सी कम होती है। क्लियर? हाँ, कैलकुलेशन काफी है, मैं मान सकता हूं बेटा, कैलकुलेशन काफी है, ये चीज मानी जा सकती है। अरे क्या रोंग हो गया? क्या रोंग हो गया भाई? हैं? यहां तक क्लियर है क्या? हाँ, कैलकुलेशन कर लोगे ना आप लोग? ये कैलकुलेशन आपको खुद से करनी है, यहां से लिख लो, यहां पे भूल जाओगे तुम, मुझे पता है। ये जो कैलकुलेशन है ये वाली होमवर्क है तुम्हारी, अगली क्लास में इसको पहले सॉल्व कर लेना, ठीक है? ठीक है। 30% बाय मास, और इतनी हमने कुछ उल्टा लिख लिया क्या? कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। हाँ, एक बार देखना। हाँ बेटा, इसमें क्या पूछा है हमसे? मोल, एक मिनट में क्वेश्चन चेक करता हूं, क्वेश्चन तो सही लिखा है क्या हमने क्वेश्चन तो सही लिखा है क्या? एक बार चेक कर लेते हैं। ओ हो, हाँ पता है क्या क्या बेटा, इसमें कुछ गलती दिख रही है आपको? कुछ गलती दिख रही है?
हाँ जी, कुछ गलती दिखी बेटा? बेटा गलती पता है क्या करी है हमने? ये जो मास परसेंटेज दे रखा है, लिखा है ना कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये मास फ्रैक्शन किसका दिया है? 30% किसका दिया है भाई? बेंजीन का दिया है यार। ये क्वेश्चन पढ़ने में हमने गलती करी है, ये लफड़ा किया है। 30% W/W CCl4 नहीं दिया हुआ है, कह रहा है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास। ये जो हमने 30% W/W CCl4 लिखा है ना, ये CCl4 नहीं है भाई। ये क्या कर दिया हमने? इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया हमने, है ना? ओहो, कोई बात नहीं। क्वेश्चन में हमने गलती ये करी है बेटा कि ये जो 30% W/W है भाई, ये बेंजीन का परसेंटेज दिया है यार, ठीक है? ये CCl4 का परसेंटेज नहीं है। CCl4 तो बेंजीन के साथ प्रेजेंट है ना? तो ये 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं है, कह रहा है 30% बेंजीन दे रखा है, 30% W/W बेंजीन दिया है। क्वेश्चन की लैंग्वेज वापस अगर आप पढ़ोगे ना तब आपको समझ में आएगा। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास, है ना? तो ये 30% W/W किसका है? बेंजीन का है, समझे? तो अब इसका मतलब ये ऐसे हो जाएगा 30 ग्राम ऑफ बेंजीन इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, है ना? इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ये मतलब हो जाएगा इसका। और अब इसके बाद आप बाकी कर लोगे, होमवर्क कर लोगे पक्का? हाँ बेटा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में शायद इंटेक्स क्वेश्चन दिया हुआ होगा, उसमें आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है? चलो फिर खत्म करेंगे क्लास, क्या कहते हो? तो आज का होमवर्क बता देता हूं मैं आप लोगों को, है ना? मैं आज का, इसके बाद अगला जो कंसंट्रेशन टर्म है बेटा मोलैरिटी है ना? अब ये मोलैरिटी हम लोग आज वाली क्लास में तो कर नहीं पाएंगे, तो क्यों ना इसको नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट किया जाए। यस, नेक्स्ट क्लास में इसको स्टार्ट कर दें। तो आज का जो आपका होमवर्क है वो क्या क्या हो जाएगा? जो मैंने आपको क्लास के क्वेश्चंस दिए हैं वो वाले, है ना? क्लास में जो आपको क्वेश्चंस दिए हैं वो वाले। और दूसरा होमवर्क क्या हो जाएगा महाराज कि आपको रिवीजन करना है जो भी आज हमने क्लास में पढ़ा है, हर चीज का रिवीजन करना है, दूसरी चीज। और तीसरा, आपको जो DPP1 मिली है, सुनना, DPP1 आपको जो कल वाली DPP मिली है ना, उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, सुनो, उसमें कुछ क्वेश्चंस है DPP1 में जो आप लोगों को मैंने बोला था सॉल्व नहीं करने हैं कल वाली क्लास में। ये चीज तुम्हें याद है ना? DPP1 में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको सॉल्व नहीं करने थे, मैंने लास्ट क्लास में बोला था। उसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे मोल फ्रैक्शन के और उसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे परसेंटेज के, ठीक है ना? तो वो वाले क्वेश्चंस आपको खुद से सॉल्व करने हैं। आज आपको DPP नहीं मिलेगा क्योंकि आज वाले DPP के लायक हमने इतना पढ़ा नहीं है, ठीक है बेटा? आप क्लास एक्सटेंड करने का फायदा नहीं, बताऊं क्यों? क्योंकि मोलैरिटी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो अभी अगर मान लो मैं 5-7 मिनट मोलैरिटी पढ़ा भी दूंगा ना, तो उसका कोई फायदा नहीं है, वो वापस अगली क्लास में आके मुझे वापस दोबारा पढ़ाना ही पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि हम लोग मोलैरिटी को अगली क्लास में ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है? क्लियर? हाँ, ठीक है जी, ऑल राइट। तो ये बेटा आपका होमवर्क है। आज हमने आप कुछ 2-3 क्वेश्चन क्लास में कर लिए, उसको रिवाइज कर लेना और साथ साथ DPP1 जो है उसके क्वेश्चंस करने, कल वाली क्लास के क्वेश्चंस करने, ऑल राइट? चलिए फिर खत्म करेगा क्लास? हाँ, अरे नहीं, अभी नहीं, क्लास एक्सटेंड भी करेंगे ना। अभी तुम ना थोड़े दिनों में तुम खुद ही बोलोगे सर क्लास खत्म कर दो, अभी तुम बोल रहे हो ना क्लास एक्सटेंड करो, थोड़े टाइम में एक्सटेंड करने वाला टाइम भी आएगा। अभी धीरे धीरे तुम्हारी हैबिट डालते हैं। अभी अपनी क्लास हुई आज कितना, हाँ लगभग 1.25 घंटे हो गए, तो 1.25 घंटे की अपनी क्लास होती है। तो अब कभी कभी ऐसा भी होगा कि शाम वाली जो क्लास होगी वो लेट जाएगी, फिर तुम बोलोगे सर क्लास खत्म कर दो, क्लास खत्म कर दो। लेकिन वो चीज़ अभी नहीं कर रहे हैं ना, आज सेकंड क्लास है, अभी वो चीज़ नहीं कर रहे, आगे आने वाली क्लासेस में ये चीज़ भी आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है? चलो फिर आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं। सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और पढ़ाई जरूर करते रहें बेटा, क्योंकि काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। नेक्स्ट क्लास में इसी उम्मीद के साथ कि आज तक हमने जो भी पढ़ा है आप लोग अच्छे से रिवाइज करके आएंगे, क्वेश्चंस जो मैंने दिए उसको खुद से सॉल्व करके आएंगे। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।